बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। तो सुबह सवेरे हम आ जाते हैं 9 से 11, आपका हमारा साथ होता है। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। क्विकली ज़रा सा याद दिला दें कल रात को क्या हुआ। कल रात को मैच था भारत और बांग्लादेश का। अच्छा, अब ये सुपर 4 के मरहले जो थे वो हो रहे थे। आज भी एक इम्पॉर्टेंट मैच है, लेकिन कल के मैच का हम आपको बता दें कि एशिया कप का अहम तरीन मैच इसे माना जा रहा था। और बांग्लादेश की पोजीशन ऐसी थी कि भाई बांग्लादेश को मैच जीतना था, लेकिन हुआ ऐसा नहीं और भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त दे दी। भारत ने पहले खेलते हुए 167 रन बनाए, यानी 168, और उसके ताकुब में बांग्लादेश की टीम ने बैटिंग शुरू की। तो हमने देखा कि एक के बाद एक उनके जो खिलाड़ी हैं, जो बैटर्स हैं, वो आउट होते गए और सिर्फ आई थिंक 127 या 134 पे पूरी टीम ढेर हो गई। 9 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने अपना खाता जो डबल फिगर में दाखिल ना हुआ। हमने देखा कि अभिषेक शर्मा हमें कल फुल फॉर्म में नजर आए और देन अगेन भारत की ओपनिंग हमें बड़ी स्ट्रांग लगी। टॉप ऑर्डर हमें बड़ा स्ट्रांग नजर आया। उसके बाद जैसे कि आपने कहा कि बांग्लादेश की टीम के कोई भी खिलाड़ी टिक नहीं पाया, पिच पर एक के बाद एक सब पवेलियन लौटते रहे। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट ये था कि कल खेले गए मैच में ये फैसला होना था कि जनाब पाकिस्तान के साथ अब फाइनल में कौन होगा। तो अब पाकिस्तान का मैच आज बांग्लादेश से होगा और उसके बाद आज तो देखिए भारत ने मैच जीत के क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए। अब आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, तो जो टीम जीतेगी फिर वो भारत से दो हाथ करेगी फाइनल में। बिल्कुल, तो अब उसके लिए वैसे आप कि क्या मतलब एक्साइटेड हैं आप? अभी कोई ख्यालात नहीं, आज के मैच के लिए अपने ख्यालात का इजहार करना भी नहीं चाह रही। अच्छा जी, ओपनर्स ने 6 ओवर्स में 77 रन का स्टैंड दिया। जैसे कि आपको बताया, अभिषेक शर्मा कल भी भरपूर फॉर्म में नजर आए, 37 गेंदों पर 75 रन बनाए। हार्दिक पांड्या और ने 38 रन बनाए और शुभमन गिल की अगर हम बात करें तो उन्होंने 29 रन स्कोर किए। और फिर जनाब 169 रन के ताकुब में बांग्लादेश की विकेटें वक्फे से गिरती रहीं और पूरी टीम आखिरी ओवर में 127 रन पर ढेर हो गई। तो 134 था, 127 था। सैफ हसन ने 69 और परवेज हुसैन ने 21 रन बनाए, जबकि 9 बैटर्स, जैसे सदफ ने आपको बताया, कि डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। और भारत के कुलदीप यादव ने 3, बुमराह और वरुण ने 2-2 विकेटें हासिल की। तो ये जनाब कल के मैच की तमाम तरह हैपनिंग्स की जो आपके साथ शेयर की। आज हमारा मैच है बांग्लादेश से, तो अगर आज का मैच हम जीत जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें इम्कान भी है, तो फिर जनाब सूरत हाल क्या बनेगी वो हमने आपको बता दिया। जब कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी कल उन्होंने मीडिया टॉक की, कहते हैं जी हम भारत को चैलेंज करते हैं और भारत को फाइनल में आने तो दें, देख लेंगे, देखना नहीं है, खेलना भी। वैसे और वो ये कह रहे हैं कि कौन कितने पानी में है, सो ये हम देख लेंगे। इसी तरह भारतीय कप्तान को भी उन्होंने जवाब दिया, सूर्य कुमार यादव को। कहते हैं जी जो कहना है कह दें, हम एशिया कप जीतने आए हैं और जो भी टीम आएगी देख लेंगे। जो लास्ट संडे को भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसमें भारतीय शायकीन क्रिकेट ने हूटिंग की और हारिस रऊफ कहीं बाउंड्री के पास ही खड़े हुए थे, उन्होंने ऐसे जहाज गिरने का इशारा किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि कल एक बड़ी मज़े की हैपनिंग हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपने एक्स पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेम इशारा कर रहे थे जहाज़ गिरने का। ये आप ये वाली वीडियो शेयर किया विदाउट एनी कैप्शन, उन्होंने कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई कैप्शन कुछ नहीं डाला। ही जस्ट शेयर दिस वीडियो और इसमें आप देख सकते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जहाज गिरने का इशारा कर रहे हैं। वैसे रोनाल्डो को किसने ये बताया? आई वाज आल्सो थिंकिंग दैट कि रोनाल्डो तक की बात कैसी पहुंची। और देखिए टाइमिंग बड़ा मैटर करते हैं, तो ये तो मुझे करंट ही इनकी वीडियो है जो कि या तो वायरल हुई हुई है और आई डोंट नो, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और मोहसिन नकवी साहब ने शेयर भी कर दिया अपने। मुझे अब तक इस बात पे ताज्जुब है कि इंडियन मीडिया ने कोई साजिश बनाकर इसे पेश क्यों नहीं कर दिया कि देखें जी पाकिस्तान और रोनाल्डो का गठजोड़ है और इस गठजोड़ के तहत जनाब रोनाल्डो ने ये किया। पूछना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को भी पूछना चाहिए, पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ वैसा कह सकते हैं। और ऑन द टॉप ऑफ द लंग्स जिसे वो येल करते हैं। तो जनाब ये तमाम तरह सिचुएशन थी खेल के मैदान से। और हम बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी मौजूद हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। ज़रा कल का मैच बताइएगा, कल के मैच को कैसे देखते हैं आप? कल हमें अभिषेक शर्मा बड़ी फॉर्म में नज़र आए। ऐसी कौन सी कहते हैं वो कुंजी है भारत के पास जो एक के बाद एक टीम को पिछाड़े जा रही है? क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या हिकमत अमली थी और हम क्यों नहीं वो अडॉप्ट कर पा रहे? बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं और जब से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता था पिछले साल जून में, उसके बाद से तो कमाल का खेल रहे हैं। सिर्फ 3 मैच हारे हैं आउट ऑफ 25
तो बहुत ही अच्छी कारकर्दगी उनकी चल रही है। उनकी आईपीएल ने उनके प्लेयरों को बना दिया, उनकी क्रिकेट को बना दिया। और वो उस आईपीएल में पूरी दुनिया के टॉप खिलाड़ी, टॉप बॉलर्स, टॉप बैटर्स खेलते हैं, टॉप फील्डर्स खेलते हैं। तो उनकी टीम बहुत अच्छी बन गई। फिर उनके एक पुराने प्लेयर थे युवराज सिंह, जबरदस्त प्लेयर थे, जिनको T20 क्रिकेट में 6 छक्के मारने का भी एजाज हासिल है। 2-3 प्लेयर हैं जिन्होंने मारे हैं। तो उन्होंने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को बहुत ग्रूम किया, अपने पास रखा, उनको अपने क्रिकेट सिखाई। और अभिषेक शर्मा तो बिल्कुल उन्हीं के स्टाइल से खेलते हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा जारहाना बैटिंग करते हैं। तो उनको आउट करने की कुंजी ये है कि शुरू के ओवरों में अगर उन्हें आउट कर लें तो आउट हो जाते हैं। तंजीम की गेंद पर जो कीपर हैं जाकिर अली, उन्होंने कैच छोड़ा। थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन पकड़ना चाहिए था जाकिर अली को, इसलिए कि इस लेवल पर ही कैच पकड़े जाते हैं। अगर वो वहां आउट हो जाते तो भारत को बड़ी परेशानी होती, इसलिए कि 10 ओवर अभिषेक शर्मा खेलते रहे तो भारत का स्कोर बहुत ही जबरदस्त 92-94 उन्होंने बना लिए थे। फिर अगले 10 ओवर में वो इतने ज्यादा रन्स नहीं बना सके, 70-72 रन्स ही बनाए, जिससे वो बड़ी मुश्किल से 168 के टोटल तक पहुंचे। और ये इतना बड़ा टोटल नहीं था। बांग्लादेश अगर थोड़ा ध्यान से खेलता, लेकिन भारत के स्पिनर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने सैफ हसन के 69 के बावजूद बड़ी आसानी से ये मैच जीत अच्छा लिया। शायद साहब एक चीज बताइएगा, कल हमने मैच में देखा बांग्लादेश साइड की अगर हम बात करें, उन्होंने जो उनके अहम खिलाड़ी हैं लिटन दास, तस्कीन, मेहदी हसन, शरीफुल इस्लाम, उनको रेस्ट क्यों दिया? क्या आपको इसके पीछे साइंस नजर आती है? लिटन दास तो इंजर्ड थे, उनकी साइड स्ट्रेन हुई, यानी कमर में बड़ी तकलीफ थी। तो वो उनसे तो बैठा भी नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल हो रही थी उनको। तो वो तो इसीलिए नहीं खेल सके। तो कप्तान है, उनको तो बिठाने का या कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता जिस तरह उन्होंने तस्कीन को और मेहदी हसन को रेस्ट कराया, वो कमाल का है। उन्होंने सोचा होगा उनकी कोई कॉम्बिनेशन डिफरेंट होगी, लेकिन मेहदी ने पिछले मैच में 2 आउट किए थे श्रीलंका के, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी। तस्कीन भी उनके बहुत ही अच्छी बॉलर हैं, 100 के करीब उनकी विकेटें हैं T20 इंटरनेशनल में। तो इतने 2 तजर्बाकार खिलाड़ियों को रेस्ट कराना अजीब किस्म का गैम्बल था, और वो पे ऑफ नहीं हुआ। शाहिद भाई, एक और चीज़ अगर मैं आपसे भारत की बैटिंग के हवाले से पूछना चाहूँगा। कल हमने देखा कि भारत का टॉप ऑर्डर तो स्कोर कर रहा था हमेशा की तरह, बट कल मिडिल ऑर्डर हमें नाकाम नज़र आ रहा था, कुछ शेकी नज़र आ रहा था। क्या ये साबित नहीं होता कि अभिषेक और शुभमन गिल को जल्दी आउट करने से भारतीय बैटिंग मुश्किल में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। यही असल में भारत को हराने का एक नुस्खा है, नुस्खा कीमिया, कि आप उनके ओपनर्स को जल्दी आउट करें, जिन्होंने पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भी 105 रन का जबरदस्त ओपनिंग स्टैंड दिया था, और बहुत कम ओवरों में बहुत तेज वो स्कोर कर लेते हैं। दोनों बचपन के साथी हैं, जूनियर लेवल की क्रिकेट साथ इन्होंने खेली। जूनियर वर्ल्ड कप जो अंडर 19 का होता है, ये 2018 में ऑस्ट्रेलिया में दोनों ने साथ खेला था। अभिषेक शर्मा उस वक्त इतने पॉपुलर नहीं थे। शुभमन गिल ने तो पाकिस्तान के खिलाफ 2018 के जूनियर वर्ल्ड कप में भी सेंचुरी बनाई थी। साथ खेलते हैं, साथ ही रहते हैं ज़्यादातर, तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को जल्दी आउट कर लें तो भारतीय टीम अंडर प्रेशर आ सकती है। कल उन्होंने कमाल ही किया, उन्होंने शिवम दुबे को 1 डाउन भेजा, अपना एक बैटिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया, ऑर्डर चेंज किया। और संजू सैमसन, जिनकी T20 इंटरनेशनल में 3 सेंचुरियां हैं, उनको बैटिंग के लिए ही नहीं भेजा। 8वें नंबर पर अगर वो आते तो आते, लेकिन 20 ओवर में जब उनकी 6ठी विकेट गिरी तो उस वक्त तक संजू सैमसन नहीं आए थे। ये कमाल की एक बहुत ही बाज़ औक़ात अजीब अजीब कप्तान और कोच हरकतें करते हैं जो समझ में ही नहीं आती, डिफाई करती हैं लॉजिक को। और शायद साहब जरा आ जाते हैं, हमारा आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो जीतेगी फिर वो फाइनल भारत से खेलेंगे। जरा बताइएगा कोई तब्दीलियों का इम्कान है? क्या किया जा रहा है टीम कॉम्बिनेशन के साथ आज? लेकिन मुझे नहीं लगता पाकिस्तान कोई तब्दीली करेगा। एक विनिंग टीम है, विनिंग उससे खेल रही है। पिछला मैच बहुत ही अच्छा खेला है। एक आध अगर तब्दीली करने की कोशिश उन्होंने की तो शायद कोई फास्ट बॉलर लेके आए, इसलिए कि बांग्लादेश स्पिनर को तो अच्छा खेल लेते हैं, शायद फास्ट बॉलर को इतना अच्छा ना खेल पाए। लेकिन एक ही स्पिनर आप फ्रंट लाइन खिला रहे हैं, अबरार, बाकी साइम अयूब थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं। नवाज से 2 मैचों में बॉलिंग नहीं कराई, जो कि हैरान कुन चीज़ है। नवाज यकीनन बॉलिंग करने आएंगे आज के मैच में। तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा तब्दीलियाँ होंगी। और अभी हाल में ही ये दोनों टीमें 6 T20 इंटरनेशनल खेली हैं। जब बांग्लादेश हमारे यहाँ आई थी तो हमने उन्हें 3-0 हराया था। जब हम खेलने गए थे तो हम 2-1 हार गए थे। तो एक दूसरे को जानती हैं।
और जो इसका इनाम है मैच जीतने का वो बहुत बड़ा है कि भारत से आप फाइनल खेलेंगे। पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, एशिया कप के ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है कि तीसरा पाकिस्तान का मैच होगा। हाँ। तो उनको काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी रेवेन्यूज जनरेट करने को मिलेंगे। और एशिया कप की 16 टूर्नामेंट की तारीख में आज तक कभी पाकिस्तान भारत का फाइनल भी नहीं हुआ, तो ये पहला मौका हो दैट वुड सकता बी है। इंटरेस्टिंग। और शायद साहब अब जरा आपसे एक वैसे कहते हैं ना जरा थोड़ा सा डिफरेंट सवाल ये कि अब एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है कौन सी? जो होती है उसे पाकिस्तान हरा देता है। सो अब आप किसे कहेंगे एशिया की सेकंड बेस्ट टीम? देखिए, सेकंड बेस्ट टीम T20 इंटरनेशनल में अफगानिस्तान इमर्ज हुई थी, तो वो सवाल उसी हिसाब से था कि T20 वर्ल्ड कप में आपकी टीम सेकंड बेस्ट एशियन टीम बनी थी। अब इस टूर्नामेंट में जो टीम जीतेगी जाहिर है वो एशिया की बेस्ट टीम होगी, नंबर 1 होगी। जो एशिया की लूजिंग फाइनलिस्ट होगी वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम हो जाएगी। तो यही सारी चीजें होती है। अफगानिस्तान ने इस टूर्नामेंट में इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। श्रीलंका भी शुरू में इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते खेलते एकदम से लड़खड़ा गया सुपर 4 में आते ही। बांग्लादेश ने भी एक मैच बहुत अच्छा खेला श्रीलंका के खिलाफ, कल वो इतना अच्छा नहीं खेल सके। पाकिस्तान की टीम कभी सर्दी, कभी सर्द, कभी गर्म, हॉट एंड कोल्ड ब्लो करती है पाकिस्तान की टीम। अल्लाह करे आज अच्छा खेले, फिर भारत से भी अच्छा खेले, इसलिए कि 2 मैच हारने के बाद तीसरा मैच तो बनता है कि हराएं, ताकि पूरी इंडिया में थरथरी मच जाए। ट्रू। शाहिद भाई एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप सिंस ऑन ग्राउंड मैचेस कवर कर रहे हैं, अब भारतीय प्लेयर्स तो हाथ भी नहीं मिला रहे हमारे साथ। जो भारतीय शायकीन क्रिकेट हैं उनका रवैया कुछ मुख्तलिफ है या वो भी ऐसा ही है? नहीं, तकरीबन 80% लोगों का रवैया बेहतर है। वो एक दूसरे से बात भी करते हैं, एक दूसरे को छेड़छाड़ भी करते हैं, स्लोगन भी लगाते हैं। हमने क्राउड में बाहर आते हुए देखा तो लोगों ने मिलके एक दूसरे के झंडे भी पकड़े हुए थे, एक दूसरे से गले भी मिल रहे थे। आम लोगों में इतना इतना तासुब नहीं है, इतनी मुनाफरत नहीं है। और जो लोग दुबई में रहते हैं वो तो एक्सपर्ट्स हैं, वो तो एक साथ भी रहते हैं, एक ऑफिस में भी काम करते हैं, तो लोगों में मैंने इतना कोई तासुब या इतनी कोई नफरत नहीं देखी। और शायद साहब एक जरा चीज़ बताइएगा, कल हमने देखा बांग्लादेश के जो बॉलर्स हैं, ओपनर्स ने तो कमाल किया भारत के, लेकिन जो भारत के जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं वहाँ पर, या मिडिल ओवर की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने वो रन्स इस तरह से रोक दिए थे। सो आज पाकिस्तान को बांग्लादेश इस हवाले से अगर हम देखें तो क्या टफ टाइम दे सकती है? देखिए, दुबई के इस स्टेडियम में अब तक सारे मैचों में ही तकरीबन ये देखने में आया है कि पहले 10 ओवर पे गेंद बड़ी अच्छी बल्ले पे आती है, फिर उसके बाद अगले 10 ओवर में रन बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। किसी भी टीम ने आखिरी 10 ओवर में कोई 100-120 रन नहीं बनाया, और अभी तक बहुत ही मॉडरेट टोटल चल रहे हैं। को 200 रन भी नहीं हो पा रहा है किसी टीम से, 188 सबसे ज्यादा स्कोर है। तो मुश्किल लग रहा है अगले 10 ओवर में बैटिंग करना। तो बैट्समैनों को यही सोचना पड़ेगा कि अगर पहले 10 ओवर में ज्यादा रन बन गए तो अगले 10 ओवर में भी कोशिश करें कि उतने चाहे रन ना बने लेकिन अच्छे खासे रन बने और 200 टोटल तो देखने को मिले। और व्हाट अबाउट इंडियन टीम, क्योंकि उनके कैप्टन कह रहे हैं कोई राइवलरी है ही नहीं हमारे दरमियान। सो ये आपको ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है? और कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन साथ ही साथ स्टैट्स भी ये बता रहे हैं। अब 7 इंटरनेशनल मैच हो गए, 4 T20, 3 वनडे इंटरनेशनल, 7 मैच वो पाकिस्तान के खिलाफ जीत चुके हैं। अगर आप T20 इंटरनेशनल का रिकॉर्ड देखें तो 15 में से वो 12 मैच जीते हुए हैं। हमने आखिरी मैच उनसे 2022 में एशिया कप में ही जीता था, तो वाई नॉट उस हिस्ट्री को रिपीट करें। मेरे हिसाब से तो आज का मैच जीतकर टीम मैनेजमेंट को चाहिए कि बार बार वो मैच दिखाएं उनको, वीडियो पे लगा के, यूट्यूब पे लगा के, ये देखो ये वो मैच है जो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। उसके बाद से हम 7 मैच नहीं जीते, अब हमें जीत के दिखाना है। तो अगर 2 मैचों में शिकस्त के बाद तीसरे मैच में जीत जाए पाकिस्तान तो क्या मजा आए, और फिर एशिया कप भी जीत वैसे जाए। शायद भाई आप ही कहते हैं कि T20 में दिन होता है, किसी भी टीम का कोई दिन आ जाए तो कोई पता नहीं है, आप एंटिसिपेट नहीं कुछ कर सकते। तो ये बताएं कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत जाता है, फाइनल में आ जाता है, फिर क्या देख रहे हैं आप? कितने चांसेस देख रहे हैं वैसे पाकिस्तान के? देखिए, दोनों मैचों में, पहले मैच में पाकिस्तान इतना बड़ा टोटल नहीं कर सका था, लेकिन दूसरे मैच में जो बॉडी लैंग्वेज थी, 9.3 ओवर्स में पाकिस्तान ने 91 रन बना लिए थे। अगले 6 ओवर्स में सिर्फ 30 रन बने और हम इतना बड़ा टोटल नहीं कर सके। लेकिन बॉडी लैंग्वेज अगर वही रखी जो पहले 8-10 ओवर्स की थी तो यकीनन पाकिस्तान एक मैच जीतने की सलाहियत रखता है। और सबसे मेन चीज़ यही होती है कि टूर्नामेंट में कोई भी टीम शुरू के मैचों में चाहे इतना पीक ना करे, लेकिन पीक एट द राइट टाइम का मतलब ये होता है कि आप टूर्नामेंट जीत सकते हैं। और पाकिस्तान के पास ऐसे बॉलर्स हैं
T20 क्रिकेट हो या कोई भी क्रिकेट हो, उसमें ये कहा जाता है कि बैट्समैन आपको मैचेस जितवाते हैं और बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जितवाते हैं। तो वो बॉलर हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार काफ़ी फॉर्म में है, नवाज, उनको भी बॉलिंग करवानी चाहिए, तो बॉलर हमें ये टूर्नामेंट जितवा सकते हैं। और शाहिद साहब एक चीज़ मुझे बताइएगा, आप उन पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को क्या कहेंगे जिनके दिल भी टूटे हुए हैं, दिल भी दुखे हुए हैं, डर डर के, मतलब मैं तो रील्स और मीम्स देख देख के हैरान हूँ। वो टीवी पर कपड़ा डाल देते हैं और ऐसे ऐसे करके जो है वो टीवी देख रहे होते हैं जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है। तो उनके लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम, क्या करें वो लोग इस सिचुएशन में? मैं भी सोच रही हूँ, मुझे अभी तक कुछ नहीं पता कि मैं संडे को क्या कर रही हूँगी अगर तो फाइनल होता है। नहीं, खेल को खेल समझें और ये जानें, ये माने कि बहुत से शोबों में अगर वो आ गए हैं तो हम बहुत से शोबों में हम भी आ गए हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर उनकी क्रिकेट की टीम अच्छी हो गई, हमारी भी हो जाएगी एक आध साल में। हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। क्रिकेट हम छोड़ नहीं सकते, हमारी इंटरटेनमेंट नंबर 1 है। तो हम थोड़े दिन के लिए मान लेते हैं कि उनकी क्रिकेट टीम अच्छी है, हमारी फौज अच्छी है। क्या बात है शाहिद भाई, क्या बात है। शाहिद भाई एक बात बताइएगा, हमारी तो टीम, मैं चाहती हूँ हमारी टीम भी जबरदस्त बने। बात ये है शाहिद भाई, बन जाएगी। थोड़ा हम लोगों में पेशेंस की कमी है। अब अगर एशिया कप में हमारे रिजल्ट अच्छे आते हैं तो यही कोच, यही कप्तान रहेगा। कप्तान को भी अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी पड़ेगी। लेकिन हम मिन हैसुल कौम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, 6 महीने में, 2 महीने में रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट थोड़े से टाइम लगता है। वैसे शायद भी अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल खेलते हैं, आपस में टकराते हैं मैदान में, कौन खिलाड़ी आपको मर्दे बहरान नजर आ रहा है पाकिस्तानी टीम में? देखिए, मुझे इस वक्त जिस तरह बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह बात की शाहीन शाह अफरीदी ने, मुझे लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के लिए मैच विनर हो सकता है। उसने 3 विकेटें काफ़ी मैचेस के बाद, 15 मैचेस के बाद किसी T20 में 3 विकेटें ली हैं। रिदम में आ गया है वो, अच्छे रिदम में थोड़ा समझ के बॉलिंग करेगा तो पाकिस्तान का मैच विनर बन सकता है, टर्न कर सकता है मैच। वो अगर ऊपर से उसने 2-3 आउट कर दिए, उसको जब भी पहले ओवर में विकेट मिलती है बहुत ही डिफरेंट बॉलर हो जाता है। और T20 इंटरनेशनल में 88-89 उसने मैच खेले हैं, तो 21 दफ़ा उसने पहले ओवर में विकेट लिए। और जब भी उसे पहले ओवर में विकेट मिलती है वो डिफरेंट बॉलर बन जाता है। अल्लाह करे वो भारत के खिलाफ पहले ओवर में विकेट ले और हमारी क्रिकेट को भी इस एशिया कप की और भारत के खिलाफ एक जीत की बहुत सख्त, बहुत अशद जरूरत है। एंड लास्टली शाहिद साहब, आज जो जीतेगा वो डायरेक्ट फाइनल में फेस कर रहा है इंडिया को, या आज कोई ये इशू तो नहीं हो जाएगा जी के रन रेट और ये वो अगर मगर इफ एंड बट और दुआएं तो हैं ही पाकिस्तानी टीम के साथ? नहीं, अब कोई ऐसी चीज नहीं है। जीतो मैच और जाओ फाइनल में, इसलिए कि नेट रन रेट उस सूरत में होता है कि जब एक टीम ज्यादा मैच जीती हुई होती है। अगर एक टीम ने कम मैच जीते होते और बराबर हो जाते दोनों के पॉइंट्स, फिर जाके नेट रन रेट पे बात आती है। राइट, थैंक यू वेरी मच शाहिद हाशमी साहब, आपने बाखबर से मेरे के लिए वक्त निकाला। शाहिद भाई के साथ थोड़ा और टाइम होता तो मैं उनसे कोई वजीफा भी पूछ सकता कि वजीफा बता दे, ताकि हम लोग दुआएं करते रहे और बैठ के पढ़ते रहे और हमारी टीम जो है वो अच्छी कारकर्दगी उम्मीद है। मुझे वैसे टू बी ऑनेस्ट शाहीन से मुझे उम्मीद है। बैटिंग में क्या, बैटिंग में आप अगर साइम चल जाए तो चल जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है बैटिंग में भी शाहीन ने चलना है और बॉलिंग में भी शाहीन ने चलना है, अगर बॉलिंग उनकी अच्छी हो। वैसे अगर साइम अपनी फॉर्म में खेल जाए ना, अगर और मिड अपना जो ओपनिंग ऑर्डर है वो संभाल ले, तो फिर मैं कहता हूँ हमारे पास चांसेस और हमारे फखर जमान कल वैसे इत्तेफाक मुझे हो गया, गलती से इंडियन चैनल का एक क्लिप था, 3 मिनट मेरे ज़ाया हो गए। जो वो डिस्कशन क्रिकेट पर ही हो रही थी, मगर वो एक हमारे प्लेयर को लेकर वो उन पर डिस्कशन कर रहे थे। दे हैव नो कंटेंट, मतलब इनके पास जीतने के बाद भी कोई कंटेंट नहीं है। उसमें मैं सोच रही थी यार मैंने 3 मिनट क्यों देखे, वो क्लाइमेक्स के लिए मैं देखती रही, मगर कुछ भी वहाँ पर ऐसी गुफ्तगू नहीं हुआ। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और जब हम कराची के मसाइल की बात करते हैं तो ट्रैफिक और ट्रैफिक हादसात बहुत बड़ा एक कराची का गंभीर मसला है, जिसको हल करने के लिए हमने देखा कि मुख्तलिफ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेकर आई है। उस पर अमल दरामद के हवाले से भी काफ़ी सख्ती भी की जा रही है, बट स्टिल बहुत सारे इशूज़ हैं जो कि हल तलब हैं। तो अब सिंध मोटर व्हीकल्स रूल्स 1969 में तरमीम कर दी गई हैं। तो ये अमेंडमेंट्स क्या है ज़रा से हम बता देते हैं, ये नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। तो भारी कमर्शियल गाड़ियों के मालिकान को
अब जो नई जो शराइत हैं, जो कंडीशंस हैं, उन पर अमल करना बिल्कुल मैंडेटरी करार दे दिया गया है। नोटिफिकेशन ये बताता है और सीनियर सूबाई वजीर जो है शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि तरमीम शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और हादसात में कमी के लिए की गई है। अब ये क्या क्या तरमीम है, कैसे शहरियों की जान माल और जो गाड़ियाँ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल जी, और इस हवाले से बात भी फिर कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर सिंध लाला असद पठान। बहुत शुक्रिया लाला, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। जरा हमें बताइएगा क्या तरमीम की गई है मोटर व्हीकल एक्ट में। हमें ये तो पता था कि हैवी ट्रैफिक के लिए टाइमिंग क्या होगी, उसके बाद हमें ये भी पता था कि फिटनेस सर्टिफिकेट्स होंगे, डैश कैम्स लगेंगे, डॉग टेस्ट होगा। अब मजीद क्या तरमीम की गई हैं? देखिए, सूबाई वज़ीर जो है शर्जील इनाम मेमन, जो सीनियर मिनिस्टर हैं सिंध के, वो बड़े तेज़ी से ट्रैफिक के हवाले से काम कर रहे हैं। इससे पहले उनके पास जब एक्साइज़ की मिनिस्ट्री थी तो उसमें भी आपको याद होगा कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन का जो सारा निज़ाम था वो ऑनलाइन कर दिया, जिसकी वजह से जो लेन देन का मसला हुआ करता था इसमें इदारे में, वो ख़त्म हुआ और उसके बाद वो उसको शफाफ बना दिया गया। अब बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, मिनी पाकिस्तान है, और इस मिनी पाकिस्तान में आज भी 1960 और 1950 की गाड़ियां चल रही हैं, जिनका फिटनेस न होने की वजह से आए रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। एक तो पहले सेफ सिटी का प्रोजेक्ट ले आए, उसके ज़रिए काफ़ी चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा मसला था कराची का, वो था ये पुरानी गाड़ियों का, यानी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के इदारा तो पहले से मौजूद था, मगर करप्शन के नज़र था, वहाँ पर गए, आपने कुछ पैसे दिए और अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट ले लिया। अब उसको मज़ीद जदीद किया जा रहा है, और जदीद करने के अलावा उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की शराइत लगाई जा रही हैं कि आपने 360 कैमरा आगे पीछे लगाने हैं बड़ी गाड़ियों में, ताकि पता चल सके कि आया ये हादसा किस वजह से आया है। दुनिया में, पूरी दुनिया में इस तरह हैं। दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ पर ट्रैफिक कवानीन में मज़ीद से मज़ीद बेहतरियाँ लाई जा रही हैं ताकि कम से कम हादसात हों। और सबसे हादसात की जो कमी की वजह बनती है वो बनती है आपकी जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, जिनको 30-35 साल गुजर चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी वो रोड पे आज भी कराची में आपको दौड़ती नज़र आती है। पर कराची में तो बदकिस्मती से 1960 के ज़माने की गाड़ियाँ भी दौड़ती हुई नज़र आती हैं, जिनके कोई पार्ट्स इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जिनको लोकली हेल्थ उस पर मशीनों पे लोकली यहाँ पर बनाकर उनको चलाया जाता है, तो वो किसी काम के होते नहीं हैं, वो किसी वक्त भी फेल हो सकते हैं। अच्छा। इसलिए गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है और इसको जल्द अज जल्द अमल में लाया जाए, इसमें देर न की जाए ताकि ट्रैफिक के हादसात कम से कम हो। ये बहुत अच्छा कानून है और इस कानून पे जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि इस पर जो है वो काम होगा, और ये बहुत बड़ा मसला है न सिर्फ कराची का, मेजॉरिटी में तो कराची का, उसके बाद मिनॉरिटी में बाकी भी सिंध के अजला का, कि ये तमाम जो पुरानी गाड़ियां हैं इनका यहाँ से खात्मा किया जाए। अच्छा लाला, एक चीज बताइएगा, जो एक्ट आते हैं जाहिर है इससे आसानी हो जाती है कि जो लीगल प्रोसेस होता है फिर वो गवर्नमेंट के लिए बड़ा इजी हो जाता है। मुझे ये बताइएगा, पहले जो फिटनेस है गाड़ियों की वो पुलिस चेक करती थी, अभी भी पुलिस ही देखेगी या फिर इसके लिए कोई अलग फोर्स होगी या सिंध हुकूमत, ये कौन इसके लिए क्या मुख्तस किया गया है, कौन सी टीम मुख्तस की गई है? देखिए जी, नया जो कानून आया उसके मुताबिक जो है वो महकमा ट्रांसपोर्ट जो है उनकी टीम, प्रॉपर टीम तश्कील दी जा रही है, जिसमें जो है वो सीनियर ड्राइवर्स भी हैं और बाकी भी वो लोग जो टेक्निकल बुनियादों पर सब चीज़ों को जो है वो मॉनिटर करेंगे, तो वो लोग इसमें शामिल होंगे। और उनका जो फिटनेस सर्टिफिकेट होगा उस पर जब उनके दस्तखत होंगे, आया खुदा न खास्ता कोई ऐसी गाड़ी कहीं हादसे का शिकार होती है और उसके बाद जब इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी में ये पता चलता है कि इस गाड़ी को गलत तरीके से फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया था, तो उन एहलकारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें ट्रैफिक के कुछ लोग भी शामिल होंगे। जी। एक बात बताइएगा कि जब भी कोई ट्रैफिक हादसा पेश आता था, खासतौर पर हैवी ट्रैफिक हादसा पेश आता था, तो उसमें सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट होता था वो यही होता था, ड्राइवर कहता था कि फॉर इंस्टेंस शहरी की गलती है, शहरी कहता था ड्राइवर की गलती है। फिर वहाँ पर हम देखते थे आवाम मुश्तिल हो जाती थी, फिर आग लगाने के वाक़यात बहुत ज़्यादा पेश आते थे। ये जो 360 कैमरा जैसे कि आपने बताया कि लग रहे हैं, इससे कितनी मदद मिलेगी तमाम तर प्रोसेस को ये तयन करने में कि किसकी गलती थी, और फिर आगे जो लीगल प्रोसेस है उसमें कितनी मदद मिलेगी?
जी बिल्कुल, इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि ये हमेशा मसला रहता था। और दूसरा, हमारे कवानीन जो पाकिस्तान में बने हुए कवानीन हैं, वो एक अजीब से कवानीन है जिसमें आप ट्रैफिक हादसे में आपको उससे थाने से ज़मानत मिल सकती है, उसमें कोई इतनी बड़ी सज़ा नहीं है और इतनी बड़ी लिटिगेशन में लोग जाते नहीं हैं। तो इसके ज़रिए बड़ी सहूलत मिलेगी, क्योंकि इससे पहले पुलिस से मैनेजमेंट की जाती थी। जितनी बड़ी गाड़ियों वाले जो मालकान हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करके शहरियों को वो रिलीफ नहीं मिल पाता था, जो बेगुनाह किसी न किसी हादसे का शिकार होता था, जिसका कोई भी कसूर नहीं होता था, बड़ी गाड़ी का कसूर होता था। मेजॉरिटी में जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि वो आउटडेटेड हैं, 40-40 साल 50-50 साल पुरानी गाड़ियाँ, अब उनके वो ब्रेक्स काम नहीं करते। आजकल के जो नए जदीद किस्म की जो गाड़ियां हैं, उनके ब्रेक्स अलग हैं। तो और वो जो पुरानी गाड़ियां हैं, उनके वो प्रेशर ब्रेक है, वो अचानक कहीं से प्रेशर लीक हो गया, तो जिसकी वजह से ये हादसा पेश आते थे। कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर जो है वो किसी मोटरसाइकिल वाले का या किसी कार वाले का भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी जो है वो एलिगेशन जो है वो बड़ी गाड़ियों वालों पे हो, मगर ये काम इस सारी नौयत को प्रॉपर तरीके से चेक करने के लिए दो बहुत अच्छे निज़ाम, पहला तो सेफ सिटी का निज़ाम आ गया, जिसमें आप ऊपर से ओवरव्यू ले सकते हैं, और दूसरा जो है वो जब गाड़ियों में 360 कैमरा लगेंगे आगे पीछे, तो उससे मुकम्मल तौर पर ये मालूमात मिल जाएगी कि आया गलती जो है वो बड़ी गाड़ी की थी या छोटी गाड़ी की थी। तो इससे ये जो हादसात हैं इसमें भी कमी आएगी। और दूसरा, सबसे जल्दी मैं कहता हूँ, ये 1 साल का इन्होंने टाइम पीरियड रखा है, इसको स्पीडी करना चाहिए। मुझे उम्मीद है शर्जील बड़े मेहनती वजीर हैं, वो बहुत दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, वो उनको जल्द अज जल्द अपनी टीम को एक्टिव करना चाहिए। ये जो उनका नोटिफिकेशन है, साल के अंदर ये तमाम गाड़ियों जो है वो बड़ी गाड़ियाँ उनको यहाँ से हटाया जाए रोड से, उससे पहले से काम शुरू किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता जो बिल्कुल ही नाकारा और बोसीदा गाड़ियां उनको फारिग कर दिया जाए। लाला, आपकी ही मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और टॉपिक है जिसकी तरफ मैं बढ़ना चाहूंगी, और बाखबर सवेरा की अगर हम बात करें तो बाखबर सवेरा को लॉन्च हुए हुए शो को आप जितना पसंद करते हैं, 6 साल हो गए, और 6 साल से हम एक टॉपिक जो है वो बड़ी कहते हैं ना तवातुर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो है जी कच्चे का इलाका और कच्चे के डाकू, और ये जो जिस तरीके से कहते हैं ना हनी ट्रैप करके लोगों को फंसाना, ये एक बड़ा इशू है। तो अब इसमें एक हम देख रहे हैं वक्त के साथ थोड़ी जिद्दत भी इस तरह आती जा रही है कि अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं वो ये वाले काम कर रहे हैं। सो एक लड़की है खातून उरुसा सुलंगी, उन्होंने जी हनी ट्रैप की उनको गिरफ्तार किया गया है सहूलत कारी के इल्ज़ाम में। और पुलिस बताती है कि मुलजिमा मुख्तलिफ शहरों से नौजवानों को कच्चे में बुलाकर अगवा की कार्रवाई में मुलविस हैं, और इसके मोबाइल फ़ोन से अहम शवाहिद भी मिले। बिल्कुल अहम शवाहिद भी मिले हैं। और अब आप ये देखें कि मैं इस बात पर बड़ा हैरान होता हूँ, और मुझे अक्सर ताज्जुब होता है इस बात पे कि कच्चे के डाकू बहुत रिलाय करने लग गए डिजिटल मीडिया के ऊपर। आपको पता है, दे हैव अ यूट्यूब पेज, बाकायदा यूट्यूब प्रॉपर पेज है जिसके ऊपर अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं। और अब आप देखें कि एक टिकटॉकर खातून का सहारा लेकर हनी ट्रैप की बाकायदा ये गैर कानूनी काम किया जा रहा था, पूरे मुल्क से नौजवानों को बुलाकर उनको हनी ट्रैप किया जा रहा था। तो लाला, इसी बात पर आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि लाला, ये अब देखिए डाकुओं की सहूलतकार एक टिकटॉकर लड़की निकली, किस तरह से डाकुओं की सहूलतकारी करती थी, इनका क्या ताल्लुक था आपस में, ये डाकुओं को किस तरीके से लड़की मिली, क्या था क्या ये मामला? देखिए साइम, सबसे पहले मैं सदफ के सवाल पे आऊँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल ARY न्यूज़ पर जो उनका प्रोग्राम है बाखबर सवेरा, उसके ज़रिए जितनी आगाही हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचाई गई है, इतनी आगाही दीगर चैनल्स की तरफ से नहीं दी गई है। उसके बावजूद भी बदकिस्मती से हमारे मुल्क के जो है नौजवान या बूढ़े बुज़ुर्ग लोग भी वो कारोबार के झांसे में, कुछ हनी ट्रैप के झांसे में हमेशा आते रहते हैं। और हम बारहा अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए बताते रहे हैं कि खुदारा ये आपको हनी ट्रैप किया जाता है, ये आपको कारोबार का झांसा देकर बुलाया जाता है। और सैकड़ों की तादाद में इस वक्त भी कोई 50-60 के करीब लोग जिनका ताल्लुक पंजाब और KP और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से है, वो वहाँ पर हनी ट्रैप की सूरत में मौजूद हैं या कारोबार के झांसे में मौजूद है। लालच की सूरत में दोनों तरफ लालच है, एक तरफ खातून की लालच है और दूसरी तरफ पैसे की लालच है। उन पैसों की लालच पे या खातून की लालच पे लोग वहाँ पर जाते हैं और फिर उनको वहाँ पर बिठाकर रैंसम वसूल किया जाता है, तावान वसूल किया जाता है। और जिनके ख़ानदान वाले ये तावान देने से कासिर होते हैं तो उनको फिर कत्ल भी कर दिया जाता है। तो इसलिए एक तो लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि आपको कोई टिकटॉकर जो है वो अपने किसी भी किस्म की
तस्वीर भेजकर, वीडियो भेजकर ये इंस्पायर करने की कोशिश करती है और ये आपको बताती है कि आप कराची से सफ़र करके कंदकोट के इलाके में आए तो आपको ये समझना चाहिए कि कराची से कंदकोट तक का सफ़र आपको किस सूरत में करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। दूसरा, जो मौजूदा लड़की जो पकड़ी गई है उसकी एक पूरी डिटेल जो सामने आई है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में, और इससे पहले भी साउथ पंजाब और दीगर इलाकों से जो लड़कियां पकड़ी गई थी उनकी तरफ से भी ये आया है। तो वो जब नौजवानों को ये बताती हैं कि हमारा वालिद बहुत बड़ा ज़मींदार था और उसका इंतकाल हो गया है, मेरा भाई मेरी शादी करने नहीं देता और सारी ज़मीन और मिल्कियत और जायदाद मेरे नाम पर है, अगर कोई मर्द जवान मुझसे शादी करेगा जिसमें ये पावर हो, जो ये समझता हो कि वो इन हालात से लड़ सकता है और वो मेरे भाई के जुल्मों का सामना कर सकता है, तो मैं उससे शादी करूंगी और फिर मेरी ये करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद उसकी होगी। तो इस तरह के भी हमारे बहुत सारे नौजवान हैं और अधीड़ उम्र के लोग भी हैं जो दौड़े दौड़े चले जाते हैं वहाँ पर हीरो बनकर कि हम वहाँ पर जाकर जो है वो एक खातून को प्रोटेक्शन भी देंगे और फिर वो जायदाद भी समेटेंगे, और पता ये चलता है कि जायदाद तो दूर की बात है और खातून भी दूर की बात है, वो खुद किसी खड्डे में बैठे हुए होते हैं और रो रहे होते हैं और पूरा ख़ानदान और पूरी इंतज़ामिया परेशान होती है कि उनको किस तरह वहाँ से रिहा कराया जाए। तो इसलिए न सिर्फ ये टिकटॉकर्स जो अभी एक पकड़ी गई है, इसके अलावा भी कोई 40 के करीब ख़वातीन टिकटॉकर्स हैं और बाकी भी टिकटॉकर्स के अलावा भी ख़वातीन हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जो फ़ोन पर मुसलसल जो है वो मैसेजिंग के ज़रिए फिर बात करना शुरू करती हैं, फिर व्हाट्सअप कॉल के ज़रिए वीडियो पर एक दूसरे से बात करते हैं और फिर एक एतमाद साजी पूरी की पूरी बनाई जाती है और एतमाद शादी के बाद जो है वो उसको बुलाकर वहाँ पर मुगली बनाया जाता है। लाला, तो इसलिए ये हमारे लोगों को सोचना चाहिए। बिल्कुल, हमारे लोगों को समझना चाहिए। थैंक यू सो मच लाला असद पठान। सातिब भाई देखें, अब आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो जस्ट बी माइंडफुल, आप किन को फॉलो कर रहे हैं, कौन लोग हैं, क्योंकि अब ये कच्चे के डाकू इनका सारा जी अब जो फोकस है वो सोशल मीडिया है, वो एप्स हैं और उसमें आप इस तरीके से ट्रैप भी हो सकते हैं। अब जहाँ मैं ट्रैप होने की बात कर रही हूँ तो फिर ज़रा आपको खबरदार कर दें, होशियार कर दें। बहुत सारे लोग हैं जी, इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ, लाइसेंस होंगे सबके पास, लेकिन लाइसेंस जब एक्सपायर हो जाता है तो लोग उसे रिन्यू नहीं कराते। कहीं सुस्ती काहली होती है, कहीं होता है जी करा लेंगे, लाइसेंस तो है हमारे पास। लेकिन अब अगर बगैर लाइसेंस आप गाड़ी चलाएंगे या ड्राइव करेंगे तो फिर 1 अक्टूबर के बाद यानी सितंबर का मंथ खत्म होने के बाद आप पर मुकदमात भी हो सकते हैं, इस्लामाबाद वाले सुन लें, और गिरफ्तारियां भी हो सकते हैं। और पुलिस ने इस हवाले से वहां पर आगाही मुहिम शुरू कर दी है। तो मतलब कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी प्राइवेट हो या सरकारी हो बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी और इस हवाले से आईजी इस्लामाबाद ने ट्रैफिक पुलिस को वाज़ेह अहकामात जारी करिए। तो बिला तफरीक, चाहे वो सरकारी गाड़ी है, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी है, चाहे वो बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, बिला तफरीक कार्रवाई। चलें तो इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है आईजी इस्लामाबाद मोहम्मद जवाद तारिक। थैंक यू सो मच जवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। जरा बताइएगा, ये बगैर लाइसेंस जो गाड़ी चलाएंगे उनके ऊपर गिरफ्तारियां होंगी, गाड़ी उनकी जब्त कर ली जाएगी, होगा क्या क्या, किस तरीके से कार्रवाई होंगी या जुर्माने होंगे? थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये 1 अक्टूबर से जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ये क्रैकडाउन करने जा रही है, जिसके लिए हम अभी से ही शहरियों को मुतला कर रहे हैं कि बग़ैर ड्राइवर्स लाइसेंस या एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे तो उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल FIR होगी जो मोटरिस्ट इस तरह से गाड़ी ड्राइव करेगा, और उनकी गाड़ी जो है वो भी पाउंड कर ली जाएगी। तो इसके अंदर हमारी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे शहरियों से कि आप फौरी तौर पे 1 अक्टूबर से पहले अपने ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर्स लाइसेंस जो है वो हासिल कर लें जी। अच्छा, ये बताइएगा कि अब हमारी इतलात के मुताबिक बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने वाले को अगर धरा जाता है, क्रैकडाउन में उनको पकड़ा जाता है, तो कम से कम 1 रात तो हवालात में गुजारनी पड़ेगी और फिर शख्सी ज़मानत भी नहीं हो सकेगी। तो मतलब हाउ वुड दे कम आउट ऑफ इट? उनको अपना ड्राइविंग लाइसेंस फिर रिन्यू करवाना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर गाड़ी जो है वो उनकी छोड़ी जाएगी और उनको भी छोड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, जो थाने में जो लोग डिटेन होंगे या अरेस्ट होंगे वो तो ऑब्वियसली कोर्ट के थ्रू अपनी बेल करवा के ही बाहर आ सकेंगे, और फिर ड्राइवर्स लाइसेंस तो उनको लाजमी हासिल करना पड़ेगा फर्दर अपनी मज़ीद गाड़ी चलाने के लिए दोबारा जी। अच्छा जवाब, जो बहुत सारी गाड़ियां हैं और इस्लामाबाद लाहौर बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवल करते हैं, तो बहुत सी गाड़ियां होती हैं जो दूसरे शहरों से आती हैं।
उनके ऊपर भी यही कानून लागू होगा? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के अंदर जितने भी मोटरिस्ट जो हैं वो ड्राइव कर रहे होंगे वो सबको अपने पास ड्राइवर्स लाइसेंस रखना लाजमी होगा, चाहे वो शहर से बाहर से आ रहे हों या यहीं इस्लामाबाद के रेजिडेंट हों। तो इस्लामाबाद की रोड्स पे ड्राइव करने के लिए लाइसेंस जो है वो लाजमी है। जी अच्छा, इतने सख्त इकदाम तो अब करने जा रहे हैं आप लोग, लेकिन लाइसेंस जल्द बनाने के हवाले से भी शहरियों को कुछ सहूलियात फराहम की जा रही हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं उसमें एक जो हमारा सबसे बड़ा फैसिलिटेशन सेंटर है वो F6 में है। उसको हमने जो है वो आज से 24 आवर्स कर दिया है। वो 24/7 वहाँ पे लर्नर्स लाइसेंस और ड्राइवर्स लाइसेंस की रिन्यूअल और अदरवाइज ड्राइवर लाइसेंस बन सकेंगे। और उसके अलावा जो हमारा ट्रैफिक ऑफिस है फैज़ाबाद के पास, वहाँ पर भी हमने अब 24/7 कर दी है ये फैसिलिटी। उसके अलावा हमारे जितने बाकी फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं वो रात 9 बजे तक उनके ऊपर ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। अच्छा, और जवाद, एक तो होता है कि आपने कानून की खिलाफ वर्जी की, लाइसेंस आपका रिन्यूड नहीं है या लाइसेंस ही नहीं है, तो या तो जुर्माना होता है या फिर जैसे कि गिरफ्तारियों का ऑप्शन भी आपने कहा, तो क्या दोनों चीज़ें होंगी या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट जो होगी वो सिर्फ फाइन किया जाएगा? क्या तरीक़ाकार होगा? नहीं जी, इस वक्त हम सिर्फ जो है ना वो FIRs की तरफ ही जाएंगे। फाइन से ज़्यादा जो है इस वक्त ज़्यादा स्ट्रिक्ट वो लिया जाएगा एक्शन, तो FIRs होंगी और लोग अरेस्ट होंगे इसके अंदर। जी अच्छा, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया दिया जी इस्लामाबाद जवाद हम मौजूद। और अब आप सुन लें जनाब, कोई फ़ाइन नहीं, कोई जुर्माना नहीं, सीधा FIR होगी। तो इस्लामाबाद वालों होशियार हो जाए और ख़बरदार हो जाए, अपने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा लें। जिनका नहीं बना हुआ फैज़ाबाद या F6 से जाके बनवा लें। हाँ, फिर ये ना कहेगा हमने नहीं बताया। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आप अच्छा जी, 10 मई के बाद यानी कि मार्का हक और बुनियादी मरसूस में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के बाद पाकिस्तान की जो साख है वो आलमी सतह पर बहुत बेहतर हो रही है और हम इसका आए दिन अमली मुजाहरा भी देखते हैं। पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान का बयानिया अब दुनिया मान रही है। और पिछले दिनों हमने देखा कि मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान का असर रसूख का बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया जब पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा हुआ, उसको भी बड़ी पजीराई हो रही है। अब गज़ा के हवाले से आपने देखा UN में इजलास हुआ, वहाँ भी पाकिस्तान ने बड़े बढ़ चढ़ कर गज़ा की हिमायत में हमेशा बात की है। फिर डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी मुख्तसर मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की, उसके भी काफ़ी चर्चे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल, मुस्लिम सरबरा इजलास ये किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान का रोल जो इसमें है वो कितना अहम है, इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद हुसूरी साहब। थैंक यू सो मच हुसूरी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात आज वाइट हाउस में होने जा रही है, तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जो हम देख रहे हैं 10 मई के बाद से कितनी इम्पोर्टेंट ये मुलाकात है? आज होने जा रही है या हो चुकी है? आप किसका जिक्र कर? आज होने जा रही है, 1-on-1 होने जा रही है। कल जो हुई थी किसका जिक्र कर रही है? एक तो कल मीटिंग हुई है ना मुस्लिम लीडर्स की, या आज कोई और मीटिंग हो रही है? साहब, आज अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे मुलाकात होने जा रही है 1-on-1 वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि पाकिस्तान में रात के 1:30 बज रहे होंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है जी। उसकी वजह यह है कि 1-on-1 मीटिंग होना, एक तो थी जो इज्तिमाई मीटिंग थी वो भी अच्छी थी क्योंकि वो अरब लीग और मुसलमान ममालिक OIC की एक मुश्तरका इजलास के बाद हुई थी। उसमें नॉन अरब्स जो 3 थे, एक तुर्की के सदर थे, एक इंडोनेशिया के सदर थे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। तो इतनी जो नॉन अरब वर्ल्ड है उसकी बहुत अच्छी बात है कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हुई है और अरबों को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि उनकी अपनी ताकत बढ़ती है जब वो सारी मुस्लिम दुनिया को अपने साथ लेके जाते हैं। और मैं इस पे मुबारकबाद देता हूँ। जो मीटिंग अरेंज कराई थी, ये कराई थी ये कतर के हुक्मरान, उन्होंने मीटिंग कराई थी और ये अच्छा किया कि वो बहुत पावरफुल डेलीगेशन लेके गए। और आपने जो बताया अभी कि मीटिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर और उनकी 1-on-1, ये इस बात की इंडिकेशन है कि जो प्रेसिडेंट बाइडन के दौर में एक सर्दमहरी थी, और उसकी वजह ये थी कि जो अफ़गानिस्तान से क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, तो मैं ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, बहुत एक बुरी तरह से निकाले गए थे और एक शर्मनाक तरीके से निकाले गए थे। वो सारा
सारा का सारा जो है वो हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर मलबा डाल रहे थे। और उस वक्त ये अगर उन्होंने देखा होता स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सीगार की रिपोर्ट्स, तो उनको अंदाज़ा हो जाता कि ये बिल्कुल गलत बात है। उनकी गलत हिकमत अमली से इस तरीके से वहाँ रुखसत होना पड़ा अमेरिका को, और उनको बहुत गुस्सा था। तो बाइडन साहब जो थे सारा का सारा गुस्सा पाकिस्तान पे निकाल रहे थे। उसको पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ उनके अपने मुल्क को भी बड़ा हुआ। और इसकी आपको बिल्कुल वाज़ेह सबूत यह है कि ट्रंप 2 इंतज़ामिया जो है उनको अंदाज़ा पहले दिन से हुआ। ये सिर्फ उस दिन, ये तो उसके बाद बढ़ गया जब 4 दिन की जंग हुई, लेकिन पहले दिन मैं कहना ही चाह रहा हूँ जो इनॉग्रल एड्रेस था प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसमें उन्होंने कहा स्टेट ऑफ द यूनियन में, जो बिल्कुल अपने इक़्तिदार के आगाज़ में कहा कि पाकिस्तान को मुबारक दी कि उन्होंने ये जो वहाँ इस्लामिक स्टेट खुरासान के एक साहब को हैंड ओवर किया गया, क्योंकि उनके ज़िम्मे था कि उन्होंने कोई 150 अफगान और 19 अमरीकी सोल्जर्स मारे थे। तो इसका मतलब यह है कि जब अमरीकी सदर बोलता है, वो तकरीर जो होती है बड़ी वेल थॉट आउट होती है, रिटन स्पीच होती है। ये कल की यूनाइटेड नेशंस की स्पीच नहीं थी कि उन्होंने कहा कि जी टेलीप्रॉम्प्टर भी ख़राब हो गया वगैरह वगैरह। तो ये वेल थॉट आउट स्पीच थी। उसका मतलब है उन्होंने फ़ैसला कर लिया था। लेकिन जब पाकिस्तान की माशाल्लाह अफवाज ने 4 दिन में भारत का जो जवाब दिया वो कमाल था। और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारी फ़िज़ाइया है, जो हमारी बर्री फ़ौज है, उसने तो हमेशा साबित किया जितनी जंगें हुई हैं कि बावजूद इसके फ़ौज हमसे तिगनी है, उनकी मईशत बहुत बड़ी है। उनका बजट, मुझे ताने दिया करते थे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में कि आप कसूरी साहब मान जाएं, अब तो कश्मीर का जो हमने कह दिया फ़ैसला हो जाए। तो हमारा तो बजट जो है, आपका डिफेंस जो टोटल बजट है, हमारा डिफेंस बजट उससे ज़्यादा है। और उन्होंने देख लिया एक भी जंग में कोई वो 1 इंच आगे नहीं आ सके अल्हम्दुलिल्लाह, ना इंटरनेशनल बॉर्डर ना कश्मीर। और एयरफोर्स ने 1965 में 5 दिन लगाए थे, पुलवामा के बाद 1 दिन लगाया था, और यहाँ सिर्फ 35 मिनट में इंडियन एयरफोर्स पे उन्होंने बरतरी हासिल कर ली। और 2 दिन इंडियन एयरफोर्स के हवाई जहाज ज़मीन पे ही रहे, उड़े भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें किसी उनको भारतीय टीवी देखने की ज़रूरत नहीं कि जो रोज़ाना अजीब व गरीब खबरें दे रहे थे। और उन्होंने तो स्काई से देखा, उनकी सैटेलाइट्स हैं, उनको पता है कि हो क्या रहा था। तो उसकी वजह से एक तब्दीली आई, मज़ीद तब्दीली आई। और फिर उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जब वाइट हाउस लंच में बुलाया तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि उनको अंदाज़ा था, खा ईरान हो, मशरिक़ वस्ता हो, वस्ती एशिया, सेंट्रल एशिया हो, गल्फ हो, जहाँ जहाँ अमेरिका के मफादात हैं वहाँ पाकिस्तान तो इन्फ्लुएंस कर सकता है। हिंदुस्तान वैसे बड़ी ताकत है, मानता हूँ, लेकिन उसका इन इलाकों में कोई ख़ास डायरेक्ट असर नहीं है। अब तो तन्हाई का जहाँ शिकार मैंने है भारत। आपको अभी जिक्र किया। अब तो कुसूरी साहब आपका तजुर्बा बहुत है, सीजन पॉलिटिशियन है, वजीर खारजा पाकिस्तान के बड़ी अहम आप ओहदों पर रहे हैं, और ज़ाहिर इंटरनेशनल उमूर को आप बड़े अच्छे से जानते हैं। ये जो कुछ हो रहा है और पाकिस्तान का इसमें मैं रोल आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। 150+ कंट्रीज़ जो हैं वो रिकग्नाइज़ कर रहे हैं आज फ़लस्तीन को, और हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान ने बड़ी ऊंची आवाज़ भी उठाई है हमेशा गज़ा के लिए। आप क्या समझते हैं, अनप्रेसिडेंटेड है, इसके कोई नताइज निकल सकते हैं जो कि बेनिफिशियल हो पैलेस्टीनियंस के लिए? जी डेफिनेटली है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहनी चाहूँगा, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इस विंडो को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और मेरा क्या मकसद है, इसमें जो हमें ज़रूरी इस्लाहात करनी है, जो IMF भी कह रहा है, जो हमारे तमाम इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, हमें वो स्ट्रक्चरल चेंजेस कर लेनी चाहिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सारी, ताकि ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए नहीं खुली रहेगी। उसमें अपना घर सीधा करें, इसके बाद हम IMF के पास ना जाएं। IMF जो है बुखार की दवाई देता है, उसके नतीजे में आपने देखा गुर्बत भी बढ़ती है सारी दुनिया में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो उम्मीद ये कर रहा हूँ कि जो हमें विंडो अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा है कि
अमेरिका कह रहा है या इन्वेस्टमेंट करेगा। अब अल्लाह करे कि सऊदी और गल्फ वक्त हमारे दोस्त भी आके बाकी यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तो असली रास्ता इन्वेस्टमेंट का है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी। और जो मैं विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कह रहा हूँ, आपको मैं एक बात बता दूँ, हमारे प्रोजेक्ट्स इसलिए फेल हो रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी कम हो गई है, तो हमें इस कैपेसिटी को भी बिल्ड करना है। इन द मीनवाइल अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को भी लाएं। तो मैं इसलिए जरूरी समझा कि हालांकि आप फॉरेन पॉलिसी में बात कर रही हैं कि इस विंडो का फायदा उठाएं। फायदा उठाना बहुत जरूरी है, आपने बहुत अच्छी बात कही है। थैंक यू सो मच। खुर्शीद अहमद कुसूरी साहब हमारे साथ थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। अस्सलामुअलैकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। और जनाब, मौसम की बात नहीं हमने की थे दिनों से, वैसे हम फ्लड के ऊपर बात कर रहे थे, सैलाबी सूरत हाल में बात कर रहे थे, बट व्हाट अबाउट मौसम? मौसम 2-3 दिनों से गर्म और मरतूब है। अच्छा, मौसम बताइए मुझे। तो शाम में थोड़ी ठंडी हवाएं चलती हैं, दोपहर के तो टाइम दोपहर धूप निकली होती है, दोपहर में धूप होती है। बहरहाल मौसम बड़ा प्लेजेंट सा है, कराची की हद तक मैं बता सकती हूँ बिकॉज हम यहाँ रहते हैं। बाकी शहरों में क्या है, लेकिन असल जो इस वक्त मैं बात करना चाह रही हूँ वो सियासी मौसम और सियासी दर्जा हरारत की बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भाई अभी तक तो ज़ाहिर है जब सिचुएशन ऐसी थी तो सब यकजहती का मुजाहरा कर रहे थे, बट अब हम देख रहे हैं बहुत सारे इश्यूज हैं और इख्तलाफ हो सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये जो सियासी माहौल है, टेम्परेचर है, बढ़ता जा रहा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नून पर तनकीद जारी है, वहाँ से फिर जवाब आता है, और पीपल्स पार्टी पंजाब ने नून लीग के खिलाफ हम देख रहे हैं एक तरह से मोर्चा संभाल लिया है। अब पंजाब में है पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब, वही कहते हैं जी मशरकी पंजाब में सैलाब में सबसे ज्यादा नुकसान जो है फसलों का हुआ, बागात उजड़ गए। अब एटलीस्ट दोबारा से पौधे लगाने के लिए 5 लाख रुपए तो दिए जाएं। फिर वो ये कहते हैं, आपको याद होगा कि वजीर आजम ने, और आई थिंक बिलावल साहब के ही कहने पर वजीर आजम ने कहा था कि लोगों के बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। तो मंजूर साहब जो कि पीपल्स पार्टी से हैं वो ये कह रहे हैं जी जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ की बिजली माफ़ कर दी। तो मुझे ये बात बस समझ नहीं आई। अच्छा, अब ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, इसके जवाब में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी अज़मा बुखारी साहिबा ने। उन्होंने कहा कि आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि BISP को सैलाब में इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा। फिर उन्होंने कहा कि आप इतने सियाने होते तो आज पंजाब में आपकी ये हालत ना होती। सियाने मतलब इतने स्मार्ट होते। अज़मा बुखारी कहती हैं कि सिंध के लोग भी चाहते हैं कि काश उनके पास मरीम नवाज जैसी वज़ीर आला होती। तो ये अज़मा बुखारी साहिबा ने फिर जवाब दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये तमाम तर बातें उन्होंने की, लेकिन एक और चीज़ भी है ना। अब ये तो हो गई जनाब सियासी सूरत पंजाब और वर्सेस पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग इन पंजाब, लेकिन ज़रा हम आ जाते हैं कराची के इशू पर। और कराची का कल भी हमने एक बड़ा अहम इशू डिस्कस किया था, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन साहब थे उनसे कि भाई BRT प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होने जा रहा है। अब जो तरक्याती दीगर मंसूबे हैं उनकी बात कर लेते हैं। अवाम बहुत परेशान है क्योंकि ज़ाहिर है जब सड़कों का हाल ये होगा, ट्रैफिक इतना है, ऑलरेडी पहली कराची में जो ट्रैफिक का मसला है उससे मज़ीद गंभीर हो गया है। अब सीनियर सूबाई वज़ीर ये एतराफ़ कर चुके हैं कि BRT की वजह से काफ़ी बदनामी भी हो रही है और अवाम को पहुँचने वाली तकलीफ पर उन्होंने माजरत भी चाहिए हमारे ही शो में। तर्जुमान है वफाकी हुकूमत के राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी, वो ये कहते हैं कि मेयर कराची ने ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर सिटी वार्डन्स भेजकर ज़बरदस्ती काम बंद करा दिया। अब मंसूबे की तौसी पर मेयर कराची को अगर कोई एतराज़ था तो बाकायदा वो ये कह रहे हैं कि नोटिस उन्हें जारी करना चाहिए था, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने हमेशा कहा है कि शहबाज स्पीड चाहिए, लेकिन जब कराची में शहबाज स्पीड नज़र आती है तो उसके दरमियान मेयर साहब की स्पीड आ जाती है और वो काम जो है वो उसको रुकवा दिया जाता है। अच्छा, MQM पाकिस्तान का अब ये कहना है, उनका ये मौक़िफ़ है इस बात पे कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत से किसी मंसूबे की तकमील की तवक्को ना की जाए। तर्जुमान सूबाई हुकूमत सादिया जावेद अब ये कहती हैं कि कोई शोर मचाए या तनकीद करे, हुकूमत सिंध अपने मंसूबे मुकम्मल करेगी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत सादिया जावेद ने यह भी कहा कि मुत्तहिदा ने 10 साल वफाक का हिस्सा रहकर भी कराची की अमली खिदमत नहीं की। तो यहाँ पर भी अगर हम कराची में भी देखें तो कराची में भी एक गोलाबारी जारी है। तो जनाब फिर बात कर लेते हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बाखबर के लिए वक्त निकाला।
पहले ज़रा कराची के नामुकम्मल मंसूबों के हवाले से बात कर लेते हैं। अब जो कराची में नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे हैं उनसे अवाम परेशान है। विफाक हुकूमत के तर्जुमान राजा खलीकुर ज़मान ये कहते हैं कि कराची में शहबाज स्पीड के दरमियान मेयर स्पीड आ जाती है। तो अब आखिर इस मसले का हल क्या है? ये दो स्पीड्स आपस में क्लैश कर रही हैं। मैं ये समझता हूँ, देखें, वफाक है, सूबाई हुकूमत है और फिर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है। क्या ही अच्छा हो कि इनके जो भी कलीदी नुमाइंदे हैं और फिर उसमें जहाँ भी अपोजिशन जमात है, MQM पाकिस्तान, ख़ास तौर पर सिंध के कॉन्टेक्स्ट में, अगर बहुत सारी बातें हैं, अब बाहम बाकायदा अगर कोई ऐसा फोरम रखा जाए कि जहाँ पर उनकी बाकायदा नशिस्त हुआ करे और वहाँ बाहम सलाह मशवरे से जो भी रुकावटें आ रही हैं उसको दूर करके आगे बढ़ा जाए। तो जो वफाक के नुमाइंदे हैं उन्होंने ये बात सही कही ना कि देखें, पहले तो जो तातुल रहा ग्रीन लाइन की तकमील में कि इसके 20 कंपोनेंट थे, 19 पहले मुकम्मल हो गए, 2023 में ही मुकम्मल हो गए थे। उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अदालत में चला गया और उसके बाद अब कहीं जाके नया कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट हुआ था। तो नए कॉन्ट्रैक्टर ने 1 अगस्त को काम शुरू किया और 18 सितंबर को मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की तरफ से जो आखिरी कंपोनेंट था 1.8 किलोमीटर, जो कि नुमाइश से सदर पार्क तक था, कि सरजानी टाउन से सदर पार्क तक और सदर पार्क से सरजानी टाउन अभी भी गुरु मंदिर तक ये लाइन है। हाँ। और 1 लाख लोग रोज़ाना इसमें सफ़र कर रहे हैं। तो ये अगर NOC का मसला था भी तो इसको बाहम आपस में बातचीत के ज़रिए हल किया जाता, कोई नोटिस दे के हल किया जाता। काम रुकवा देना, मैं समझता हूँ कि ये इस बात की गमाजी है कि ये क्रेडिट कहीं MQM और PMLN को ना चला जाए, क्योंकि वो सवाल जब पूछ रहे हैं कि भाई आपने वफाक में 10 साल से, आपने भाई पहली बात तो 10 साल से नहीं है, अच्छा जब से वफाक में हैं तब से जो कोशिश हमने की है उसके नतीजे में एक ग्रीन लाइन अगर मुकम्मल हो रही है, इसके लिए जितने फ़ंड चाहिए, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं फ़ंड देने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह K4 मंसूबे की का जो पहला मरहला उसकी तकमील की जितने फ़ंड चाहिए वो देने के लिए तैयार हूँ। तो और 20 अरब रुपए जो MQM पाकिस्तान को मिले हैं, मिल रहे हैं, जो PIDCL के अकाउंट में आ गए, उससे जो सड़कें, नालियाँ और जो मुख्तलिफ हम काम कराने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ अब टेक ऑफ पे, कुछ काम मुकम्मल हो रहे हैं, कुछ काम टेक ऑफ कर रहे हैं। आप खुद काम अगर कर नहीं पा रहे, जो रेड लाइन का हाल है, तो आप चाहते हैं ग्रीन लाइन पर भी काम मुकम्मल ना हो, ग्रीन लाइन भी लोगों को सहूलत ना दे। तो मेरे ख्याल में ये ऐसा लगता है कि ये बात हजम नहीं हो रही, जबकि ये काम मुकम्मल होने जा रहा है और MQM पाकिस्तान की इसमें बड़ी नुमाया कोशिशें रही। अच्छा फारूक सत्तार साहब, हमारे मुल्क में ये होता है कि जी MNAs को भी फंड दिए जाते हैं, तरक्याती फंड उन्हें भी दिए जाते हैं। तो रिसेंटली आप लोगों को भी ये फंड मिले, तो आप लोग क्यों नहीं चले जाते अपनी पार्टी का वफ्द लेके मेयर के पास और उन्हीं फंड्स की यूटिलाइजेशन करा लें, कि उनसे बात कर लें जी कौन सा काम वो करना चाहते हैं, कौन सा काम आप लोग करना चाहते हैं वफाक के नुमाइंदे के तहत, ताकि मसला आवाम का हल तो हो। देखिए सदफ, कई मरतबा मेरी सईद गनी साहब से मुलाकात हुई है, मैं हल्फिया कह रहा हूँ, और फिर उसके बाद मुर्तज़ा वहाब साहब से भी मेरी कई मुलाकातें रहीं सोशलाइजिंग में, और मैंने उन्हें ऑफ़र की कि देखें, अगर ये 20 अरब रुपए के काम हम कराने जा रहे हैं और इसमें हमारी ख्वाहिश है कि अगर हम सीवरेज का काम आप करें, हम सड़कें बनाएं, या चलें सीवरेज का काम हम करते हैं, आप सड़कें बनाएं, तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, कॉम्पीट करने की बजाय सियासी जो ये है तंज और तुशने और इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम, यार इससे बाहर निकलते हैं, आए बैठ कर मुश्तरका तौर पर लोग, मैं उनके जवाब का मेरे ख्याल में 6 माह पहले मैंने ये बात की थी। उसके बाद जब भी मेरी मुलाकात हुई है, जहाँ भी हुई है, मैंने इस बात को दोहराया है। सईद गनी साहब ने इतराफ़ किया कि ये तजवीज़ बहुत अच्छी है, मैं अपने लोगों से बात करूँगा और अगर इसमें कोई प्रोग्रेस हुई तो मैं आपसे रब्ता करूँगा, लेकिन मेरे दोनों भाइयों की तरफ से कोई रब्ता नहीं किया गया। तो इसीलिए देखें एक फॉर्मल, एक कहते हैं ना तरीका होता है जिसमें आप बाकायदा खतूत भी लिख सकते हैं। आप लोग स्टैंडिंग कमेटीज़ का भी हिस्सा हैं, बस सिंध असेंबली में भी हैं, तो ज़ाहिर है जब ये पेपर वर्क होता है तो वो रिकॉर्ड पे चीज़ें आ जाती हैं और फिर ज़ाहिर है उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, शिकायत भी आपकी रिकॉर्ड हो जाती है और उसका जवाब भी फिर आप डिमांड करते हैं। आप कह रहे हैं जी सोशल गैदरिंग में इस तरह कम्युनिकेशन होना, तो इस तो फिर तो काम ऐसे ही चलेगा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, फिर मसले हल नहीं होंगे। देखिए मेरे ख्याल में क्या आप ये समझते हैं कि हमने लेटर नहीं लिखे होंगे, ये पेशकश किया हमने बज़रिए तहरीर नहीं की होगी,
ये सारी चीज़ें हैं, रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो बराह रास्त मुलाकात अगर हो जाती है इत्तफाकन और उसमें बात हो जाती है और उसमें ये कम्युनिकेट बराह रास्त हो जाता है, तो इसका मतलब तो सिर्फ एक जवाब का इंतज़ार है ना। लोग तो बयानात के ज़रिए से कम्युनिकेट करते हैं, हमने तो दोनों ज़राए से किए कि जब भी मुलाकात हुई, जब भी कोई बातचीत हुई, कहीं पर भी मिले, मैंने इस बात पर इसरार किया और इस बात को दोहराया, लोग हमें दुआएं देंगे। वो कहेंगे देखें सारी बातों पे लड़ रहे हैं, शदीद इख्तलाफ है, हर बात पे जो है वो कोई ना कोई इनको इशू है, सियासत कर रहे हैं। लेकिन कम से कम पहली मरतबा इन्होंने आपस में दोनों ने बाहम मिलकर आवाम का सोचा, शहरियों का सोचा, लोगों का सोचा। मेरे ख्याल में इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी प्रोग्राम में एक साथ सईद गनी भाई को ले लें, मुर्तज़ा वहाब भाई को ले लें, मुझे ले लें, हम तीनों बात करते हैं और तय करते हैं कि भाई किस तरह आगे बढ़ना है। मैं अपनी पार्टी की जिम्मेदारी लेता हूँ, हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हम ये भी कर सकें। लेकिन आज आप हमारे प्रोग्राम से ये ऐलान तो कर दें, कम से कम आपने बड़ी अच्छी बात अभी की, लेकिन ये ऐलान भी साथ ही कर दें कि आप फॉर इंस्टेंस अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद या 10 दिनों बाद आप एक वफ्द लेके जाएंगे, पीपल्स पार्टी से भी के साथ भी बैठ के बात होगी और जमात इस्लामी के साथ भी बैठ कर बात होगी, ताकि पता चल जाएगा मसला किसका है। बात ये है ना कि बल्दियाती लोगों से बात की जाए तो वो कहते हैं सिंध हुकूमत का मसला है, सिंध हुकूमत से बात की जाए वो कहते हैं वफाक का मसला है। तो अब मसले तमाम तरह इशूज़ के अंदर पे सब आम रहे हैं। आज आप ऐलान कर दें फिर एक। देखिए मैं मतलब ये कि ये यकीन दिलाता हूँ कि नेक्स्ट कम से कम 2 या 3 हफ्ते में मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि पीपल्स पार्टी के जो कलीदी रहनुमा उनके साथ एक मुलाकात हो जाए। मैं यकीन माने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से गुज़िश्ता 6 माह से वक्त मांग रहा हूँ, हमें वक्त नहीं मिला है। इसी तरीके से मेरी कोशिश है कि मैं सईद गनी साहब से या मुराद अली शाह साहब से भी एक हमारी मुलाकात हो जाए, उसके लिए भी वक्त नहीं मिला। मैंने कई मरतबा फ़ोन भी किए हैं कि कम से कम मेरी मुराद अली शाह साहब से बात हो जाए। बहुत सारी बातें हैं मुलाकात के ज़रिए, हमारी सिटिंग के ज़रिए तय हो जाएंगी। हम मुखालफत करेंगे, हम सियासत भी करेंगे और ज़ाहिर है कि जो फैक्ट हैं वो सामने हैं, उसकी बुनियाद पर मीडिया, एंकर्स, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स वो भी तय करें कि जो बात मैं कह रहा हूँ या MQM कह रही, उसमें लॉजिक है, उसमें कोई वज़न है। और उसका जो जवाब आ रहा है कि 10 साल में वफाक से हमने क्या किया, भाई K4 के मंसूबे पर 75% काम हो गया। ये पानी अगले साल जुलाई तक दिसंबर कराची को मिलेगा, लेकिन उसकी पेरिफेरी में आएगा, उसके अतराफ में आएगा। उसकी तकसीम का 75 अरब का मंसूबा वर्ल्ड बैंक का ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई, उसके लिए हमने प्रेजेंटेशन मांगी है। अच्छा। हमने कहा है कि मुराद अली शाह साहब हमें बुलाएं, बैठें, प्रेजेंटेशन हमें दें, सईद गनी साहब दें कि ये 75 अरब के मंसूबे पर कितना काम हुआ और ये पानी की तकसीम अगर ये तय नहीं हुई, पंपिंग स्टेशन कहाँ बनने, वॉल्व कहाँ पर लगने, कहाँ लाइनें बिछनी है, डॉक्टर साहब आप बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। ये बातें तो ना मिल बैठ के एक टेबल पर डिस्कस होती है। मुझे ऐसा इंप्रेशन आ रहा है जैसे आपके लिए पीपल्स पार्टी से मिलना बड़ा कोई मुश्किल काम है। जैसे एक आवाम सोचे कि भाई हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, हुकूमत से नहीं मिल सकते, तो इसको बेहतर नहीं है कि ऑन रिकॉर्ड लाएं। एक जैसे जब मुज़ाकरात के लिए कमेटीज बनाई जाती हैं, एक कमेटी बनाएं, वक्त तश्कील दें, उनसे डेट लें, मीडिया भी फिर आपको उसी हवाले से कवर करेगा और रिकॉर्ड पे सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। तो इसका इनिशिएटिव फिर शुरू आप ही कर लें। देखिए मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैंने तो किया हुआ है और राइटिंग में भी चीज़ें दी हैं, लेकिन मैं एक मरतबा और भरपूर कोशिश करूँगा और वो लेटर इंशाल्लाह ताला मीडिया को रिलीज़ भी करूँगा। टाइम भी मांगूंगा कि हम डेलीगेशन लाना चाहते हैं, इन इश्यूज़ पर, इन उम्र पर बात करना चाहते हैं, ताकि आइंदा कम अज़ कम ये इंसाफ हो सके। मीडिया कम अज़ कम जज बन के ये तय कर दे कि भाई MQM पाकिस्तान ने जो उसकी बस में था, जो कोशिश है वो कर सकते थे। वफाक में जितने सालों से भी है ग्रीन लाइन मुकम्मल होने वाली है, नेक्स्ट 3 माह में मुकम्मल हो जाएगी या 6 माह में, अगर ये काम करने दे और ये NOC का मसला ना उठाए। NOC का मसला आखिरी कंपोनेंट में उठ रहा है। ये NOC का मसला 3-4 सालों से मंसूबा चल रहा था, जब नहीं उठा। मुर्तज़ा वहाब 2.5 सालों से मेयर है, 2.5 साल उससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर रहे, जब ये मसला नहीं उठा, अब उठ रहा है। तो इसका मतलब ये बात हजम नहीं हो रही कि क्रेडिट जा रहा है, रेड लाइन फंसी हुई है, अटकी हुई है, पानी के ओवरफ्लो हो रहे हैं, वहाँ पर पानी की लाइनें टूट रही हैं, ना अहली है, ना किस कारकर्दगी है, नाकामी है, उसका मलबा क्यों किसी और पे डाला जा रहा है। अब तो शर्जील साहब माजरत खेलेंगे पाएं, ना उन्होंने खेलने 2 देंगे। साल का टाइम भी दे दिया है कि 2 साल में हो जाएगी कंप्लीट। चले अगर 2 साल में हो जाए
तो मैं समझता हूँ कि हम जब होगा तो इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि भाई इन्होंने कराची को दिया। और ये शुक्रिया क्या, ये टैक्स तो सारा कराची वाले ही दे रहे हैं ना, कौन सा एहसान किया जा रहा है उनको ये देकर। ये सारे काम काश KMC के जरिए से हो, रेड लाइन भी वो कर रहे हैं, ग्रीन लाइन भी वो कर रहे हैं, और हमारा 20 अरब के मंसूबे हम भी बैठकर उनके साथ तय करें भाई किस तरह करना है। तो मैं तो इस बात के लिए तैयार हूँ। तो डॉक्टर साहब कम से कम ये कहीं वैसे वर्किंग तो आपने भी की होगी, आपके पास जो फंड्स हैं आपकी वर्किंग के मुताबिक कराची के कौन से ऐसे प्रायोरिटी पे हल तलब मसाइल हैं जिनका आप फौरी हल करने के लिए आप रेडी हैं अपने फंड से? देखिए, बुनियादी तौर पे तो सीवरेज के काम जितनी जल्दी होंगे तो उसके ऊपर पायदार सड़कें बनेंगी। अगर सीवरेज के काम आप नहीं करेंगे तो सड़कें बनेगी 2 साल में टूट जाएंगी। ये सबसे बड़ा मसला है। तो ये बात तो हम आपस में मिल बैठ के हो सकती नहीं, कहीं सीवरेज हम करें आप सड़कें करें, कहीं सीवरेज आप करें सड़कें हम बनाएं। तो ये काम कॉम्प्लीमेंट करें, ये कंपटीशन का दौर नहीं है। कोई एक जमात कराची के मसाइल को फिक्स नहीं कर सकती, कोई एक जमात पाकिस्तान के जुमला मसाइल को फिक्स नहीं कर सकती। इसमें हमें अपने वसाइल को भी जोड़ना होगा, हमें अपनी तदबीर को, अपने मंसूबों को भी आपस में जोड़ना होगा और मिलजुल कर काम करना होगा। जिसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई जमात आपको तैयार नज़र आएगी तो वो MQ पाकिस्तान है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। वरना फिर मैं ये कहने में हकजानिब हूँ कि आप अपने मंसूबे मुकम्मल करते नहीं। करीमाबाद का बाईपास, गुलिस्तान जौहर का बाईपास, कोरंगी का एक फ्लाईओवर बनना है, उसके बाद रेड लाइन आप देख लें, फिर हब डैम, हब कैनाल का क्या हुआ, गिर गई, डैमेज हो गई, 13 अरब रुपए। फिर उसके बाद चाराई भुट्टो, उसका जो बारिशों में हाल हुआ, सारी बातें आपके सामने हैं। उसके बाद भी अगर वो कह रहे हैं कि बैठना है तो मैंने तो मना, हम तो कभी भी निगोशिएशन से हमने फरार इख्तियार किया ही नहीं। अभी 2 हफ्ते का टाइम दिया है ना कि 2 हफ्ते में आप मुलाकात करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर 3rd वीक हम आपसे फिर कांटेक्ट करेंगे इसी तनाजुर में कि क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या प्रोग्रेस हुई है। ऐसे ही डॉक्टर साहब? जी इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह, यकीनन, आई गिव यू माय वर्ड्स। अच्छा, मैं आपको अपने लफ्ज देता हूँ जी कि ये मुलाकात 2 हफ्ते में हो रही है इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ। देखिए, यही होना चाहिए कि जमातें मिल बैठें, कराची का मसला हल करें, तरक्याती मंसूबे जो हैं उन्हें मुकम्मल करें, पाए तकमील तक पहुँचे। जो शहरियों को मसाइल है ना, कभी सड़क पे पानी है, सीवेज का पानी है, कभी ट्रैफिक चौक हो रहा है, ये मसले हल होंगे तो आवाम के मसले भी हल होंगे। आवाम भी अब देखना चाहती है कि एक प्रॉपर रस्मी बैठक हो, टेबल टॉक हो, वफाक बैठा हो, आपके पास हुकूमती नुमाइंदे बैठे हों, आपके पास अपोजिशन बैठी हो, तो और सब बैठ के कराची के मसाइल के ऊपर बात कर रहे हों, आवाम के मसाइल को हल करने की तरफ जा रहे हों। क्योंकि अब जैसे हमने कल आपको सेगमेंट किया भी और आपको दिखाया भी कि अब BRT तो अब हो गई है, 2 साल पे चली गई है बात, बट ये है कि हमें ये भी यकीन दहानी करवाई गई थी कि दिसंबर जनवरी तक एटलीस्ट ये है कि रास्ते खुल जाएंगे, आवाम की मुश्किलात में थोड़ी कमी आ जाएगी। दिसंबर 2025 की बात करें, 2025 या फिर जनवरी 2026 तक चलें रास्ते थोड़े बहुत खुल जाएंगे। चलें जी, तो हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। अब हम बात करने जा रहे हैं फेफड़ों के हवाले से, क्योंकि आज फेफड़ों की सेहत का आलमी दिन है। फेफड़ों की सेहत को बरकरार रखने के लिए 2-3 मेजर स्टिमुलेंट्स हैं जिनसे आपने अवॉइड करना होता है। कुछ आपके इख्तियार में, कुछ आपके इख्तियार में नहीं है। आपके इख्तियार में क्या नहीं है? माहौलियाती आलूदगी आपके इख्तियार में नहीं है टू सम एक्सटेंट, अगर वो आप खुद से नहीं प्रोड्यूस कर रहे तो। सेकेंडली, सिगरेट पीना, तंबाकू नोशी जिसे हम कहते हैं, और एंड थर्डली इट्स पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग के बारे में यहाँ पर हम लोग बहुत कम बात करते हैं, बहुत कम लोग अवेयर भी हैं। अगर आप सिगरेट नहीं भी पीते लेकिन आप एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे कमरे में हैं जहाँ पे आपके इर्द गिर्द लोग सिगरेट पी रहे हैं, आप किसी स्टेशन पर खड़े हैं या आप कहीं पर भी हैं, किसी दुकान पर खड़े हैं, क्लोज्ड एनवायरनमेंट, एग्जैक्टली, और आप वो इनहेल कर रहे हैं वही आबो हवा, तो आप पैसिव स्मोकिंग का शिकार हो रहे हैं। और इट्स मेरी इतलात के मुताबिक स्मोकिंग से ज़्यादा डेंजरस है पैसिव स्मोकिंग। बिल्कुल ऐसे ही आप सही बता रहे हैं। और अगर हम कुछ स्टैट्स की बात करें तो आलमी इदारे सेहत ये बताता है कि हर साल बिकॉज इससे बहुत सारी फेफड़ों की बीमारियां हैं, उसमें कैंसर भी है, तो बहुत सारी अमवात इस वजह से होती हैं। 65 मिलियन लोग जो हैं वो फेफड़ों की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और उसमें एक बड़ी वजह दुनिया में मौत की तीसरी है, वो आपके लंग्स से जुड़ी जो डिजीज़ हैं वो हैं। तो इसी हवाले से पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, और आज के दिन का मकसद भी यही है जो हम इस पर बात कर रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर फैसल असद साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल फॉर ज्वाइनिंग
joining Thank you us. for सबसे inviting पहले me. तो ये बताइएगा, अब ये तीसरी बड़ी वजह है लंग्स से होने वाली बीमारियां, मौत की, इज इट ट्रू? जी बिल्कुल सही बात है, और उसकी आसान से समझ में आने वाली वजह यह है कि हम जो अपने बैरूनी दुनिया से ताल्लुक़ में हमारी बॉडी आती है वो या तो खुराक के ज़रिए आती है या सांस के ज़रिए आती है। और अगर हमारा माहौल ठीक नहीं है, कुछ बातों का जिक्र कर दिया साइम साहब ने, हमारी अपनी आदत व अतवार ठीक नहीं है, और दूसरों की मुश्किलात से हम अगर उनका सामना भी कर रहे हैं, कोई स्मोकिंग कर रहा है और हम वहाँ मौजूद हैं, और ये सब सांस के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है। और क्योंकि जो ऑर्गन इन्वॉल्व है इसमें रिसीविंग एंड पर वो हमारे फेफड़े हैं, तो ये पूरी दुनिया में पाई जाने वाली बीमारियों की बहुत बड़ी वजह इन्हीं फेफड़ों के सबब होती है। लंग कैंसर जैसे आपने जिक्र किया, ये वाक़यतन जानलेवा बीमारी है। न सिर्फ ये, बल्कि जो माहौलियाती आलूदगी से, सिगरेट से और बहुत सारी चीज़ें जो हम आर्टिफिशियल इस्तेमाल कर रहे हैं अपने गिरदो पेश में, ये जो एलर्जी की बीमारी है फिर सांस की नालियों की, जिनमें एज़मा हम कहते हैं ख़ास तौर पे, ये बहुत ज़्यादा हमें मुतासिर करता है, बच्चों से लेके बड़ों तक। तो बिल्कुल ठीक बात है ये। तो डॉक्टर साहब, अब कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसी एक्सरसाइज जिससे हम अपने लंग्स को डिटॉक्स कर सकें या अपने लंग्स को हेल्दी रख सकें? जी बिल्कुल, सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब हमें समझना होगा बहुत सारी जिहतों के साथ। आज जो दिन मनाया जा रहा है, इसका मकसद ही यही है कि हेल्दी लंग्स हेल्दी लाइफ। अगर आपके फेफड़े सेहतमंद होंगे, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, जो आपने जवाब दिया। कुछ बातें हमें खुद करनी है, कुछ में हमें हिस्सेदारी करनी है। खुद जो हमने करना है, तंबाकू नोशी की हर शक्ल से हमें बचना है। सिगरेट हो, शीशा हो, ई सिगरेट हो, वेपिंग हो, पैसिव स्मोकिंग हो। लेकिन लोग तो वेपिंग को, ई सिगरेट को और स्पेशली शीशा, इससे तो कुछ समझते ही नहीं, इसे समझते हैं हार्मलेस है। ठीक है, इसकी बार मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह में बता दूं कि जहाँ तक शीशे का ताल्लुक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। CDC की वेबसाइट पर, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल जाके देखा जा सकता है। शीशे का जो एक हेड है वो इस वक्त तकरीबन 9 पैकेट सिगरेट के बराबर है, द वॉल्यूम ऑफ स्मोक इट प्रोड्यूसेस। यहाँ तो ये बात रही। वेप और ई सिगरेट ये टॉक्सिक लंग इंजरीज कराती हैं, अब साबित हो चुका है, ये पब्लिश हो चुका। तो ये पहला काम है हमें करने का यही है, जो हमें याद रखनी चाहिए, स्मोकिंग से बचना है, आपकी हर शक्ल से बचना है। दूसरी बात, अच्छी सेहतमंद ग़िज़ा, पूरी बॉडी सेहतमंद होगी, आपके फेफड़े भी सेहतमंद होंगे। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद हम नहीं कर पाते लेकिन फिर भी हमें से ख्याल करना है, वो एक्सरसाइज है। जितने आपके टांगों के पट्टे मजबूत होंगे, ये कुदरत ने कमाल शाहकार इंसान बना रखा है कि फेफड़ों का जो दूसरा सिरा है वो उसने टांगों के पट्टों में रखा हुआ है। जितने ये ताकतवर होंगे उतने फेफड़ों की सेहत बेहतर रहेगी। जो बीमार हो जाते हैं फेफड़ों की बीमारी से, जब उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में लिए जाया जाता है तो उनकी एक्सरसाइज उनके हाथों से नहीं कराई जाती, उनके पैरों के मसल से उनकी बुनियादी तौर पर एक्सरसाइज कराई जाती है। तो हम इसकी नौबत ही क्यों आने दें, हम खुद। वेरी इंटरेस्टिंग। फिर चौथी बात जो इनफरादी तौर पर की जा सकती है, ख़ास तौर पर जिनको फेफड़ों की बीमारियाँ हैं, अपने डॉक्टर से रुजू करें और हिफाजती टीके लगवाएं। ये जान बचाने के बराबर होते हैं हिफाजती टीके। उसमें फ्लू वैक्सीन है जो हर साल लगती है, और एक न्यूमोकोकल वैक्सीन है जो खुसूसी तौर पे लगाई जाती है डिपेंडिंग एज ऑफ द पर्सन, निमोनिया की से बचाव की वैक्सीन 60 अबव। इसका फायदा क्या होता है? निमोनिया की इन हॉस्पिटल डेथ है वो आपको शायद यकीन ना आए, हार्ट अटैक से ज़्यादा है। हॉस्पिटल में आने के बाद अगर सिवियर निमोनिया किसी को हुआ है, ख़ासतौर पर बुजुर्गों को, क्यों एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा जानलेवा बीमारी है। इससे मजमूई तौर पे जो हमने बातें की उनसे भी बचा जा सकता है और हिफाजती टीकों से भी। यानी कि अक्सर मैंने देखा है जो एल्डरली जिन्हें निमोनिया हो जाए फिर उनको हार्ट इश्यूज भी शुरू हो जाते हैं। वो भी शुरू होते हैं, ये भी आप काफ़ी हद तक ठीक बात है। एक और बात भी आपके प्रोग्राम के तबस्सुस से, जहाँ हम हैं अगर वो इन्वायरमेंट, वो गिरदो पेश साफ़ है तो हमारी सांस साफ दाखिल हो रही है। अगर वो साफ़ नहीं है, भले वो हमारे किचन हो, भले वो हमारा घर हो, अगर हम उसमें सफाई के लिए केमिकल्स इस्तेमाल किए हैं, क्लोरॉक्स, डिटॉल जो भी होते हैं, ये हमारी सांस के ज़रिए अंदर जाएगा। तो हम इंडोर्स हों तो भी, हम घर से बाहर हैं तो भी, अगर हमारा माहौल साफ़ है तो हमारी सांस साफ़ है, हमारा माहौल साफ़ नहीं है तो सांस साफ़ नहीं है। यहीं से बात ऐड कर देनी चाहिए कि अब हमने आगे बढ़ना है। अब ये सिर्फ इनफरादी सतह का मामला आपने भी फरमाया नहीं रहा, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, लिहाजा इनिशिएटिव लीजिए, अपनी कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव लीजिए, उनमें पार्टिसिपेट करें। दरख्त लगाने से लेकर, दरख्तों को काटने से बचाने से लेकर, वाटर प्रिजर्वेशन से लेकर, गंदगी को दूर करने से लेकर, वेस्ट डिस्पोजल से लेकर, ये कम्युनिटी बेस्ड हमें काम करने होंगे। पढ़े लिखों के माशरों में ये इनिशिएशन कोई भी ले सकता है। सही बात है। फिर अगर बड़ा कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट सतह पर लिया जाता है, सब में अवेयरनेस आ रही है, आपके प्रोग्रामों से माशाल्लाह अवेयरनेस आ रही है क्लाइमेट चेंज के लिए, तो बड़ा अगर कोई इनिशिएटिव है उसमें पीछे ना हटे। ये आगे बढ़ने का वक्त है हमारे लिए भी, मरीजों के लिए भी, आम पब्लिक के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए। तो इसमें जब तक सब हिस्सा, आपने अपना हिस्सा डाला, प्रोग्राम किया,
हमें हिस्सा डालना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि आज आलमी दिन मनाया जा रहा है फेफड़ों की सेहत के हवाले से, मैं डॉक्टर से भी कहता हूँ सबके सबसे कि आप सिर्फ डॉक्टर ना बने, आप हेल्थ एडवोकेट भी बने। आप सिर्फ पर्मेनोलॉजिस्ट नहीं या फिजिशियन ने नहीं बताना लोगों को स्मोकिंग नहीं करनी आप चाहिए। इन्फ्लुएंसर बने, सोशल मीडिया में अपनी प्रेजेंस लेकर आप हर शख्स जो जान गया है इस बारे में कि इससे कैंसर होता है, इससे फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, वो दूसरे को अपनों से शुरू करें, अपने प्यारों से शुरू करें, अपने दोस्तों के सर्कल में बहुत अच्छे तरीके से उनको बार बार अप्रोच करें कि इससे बचाव मुमकिन है इन बीमारियों से। तंबाकू नोशी भी छोड़ें, अपनी आदत और अतवार को साफ रखें। हमारा तो दीन हमें बताता है कि ये सफाई पे मबनी है, निस्फ ईमान से भी ज़्यादा है। मैं कहता हूँ अपनी ज़ाती आदत और अतवार को पाक रखने से लेकर, माहौल से लेकर, ग़िज़ा से लेकर हर चीज़। और साइम ने बहुत अच्छी बात कर दी, मैं सिगरेट पीता हूँ, मुझे ये भी सोचना चाहिए कि मैंने एक फ़ैसला किया, लेकिन जो बराबर में बैठा है वो नहीं पीता, मैं इसकी हक तलफी क्यों कर रहा हूँ उसको बीमारी ट्रांसफ़र करके। अग्रीड। तो ये हमें बड़ा सोच समझ के एक और भी तो अब एक फैक्टर ये भी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, ख़ासतौर पर अगर मैं कराची की बात करूं, कराची में आबो हवा वी ऑल नो, ट्रैफिक जाम होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिस तरीके से हमारे माहौल में अब सिरायत कर चुकी है, वी ऑल नो अबाउट दैट। एक शख्स ना सिगरेट पीता है, ना वो शीशा पीता है, ना वो ई स्मोकिंग करता है, बट फिर भी आफ्टर लाइक 10-15 ईयर्स अगर उसको लंग्स की, फेफड़ों की बीमारी हो रही है, तो वो किस वजह से हो रही है? और दूसरी बात ये कि वो अपने आप को किस तरह से महफूज रख सकता है? गर्द आलूद हवाएं, इवन अभी स्मोक का सीजन लाहौर में आ जाएगा, उसमें क्या? अच्छा देखिए ना, अब क्या कर सकते हैं, बात वही है कि आप अपनी सतह पर क्या कर सकते हैं और बड़ी सतह पर, बड़े उस पर कॉन्वेक्स पर आप क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लेने वो लेने, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में शऊर कहाँ जा रहा है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की, ये जो कार्बन फुट प्रिंटिंग है, इसके लिए हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ। हम उस पर जहाँ तक जा सकते हैं जाएंगे, लेकिन मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, मेरे पास एक गाड़ी है और वो उसमें से बहुत ज़्यादा इंजन उसका मैंने मेंटेन नहीं किया और बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती है गाड़ी। क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं उसका ख्याल करूँ, अपने आप को बचाऊँ, दूसरों को बचाऊँ? यही मिलकर एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ना जो आ रहा है। फिर अगर इनिशिएटिव भी आता है, गवर्नमेंट भी अपना अच्छा डाले, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी हमारी, जो आइस इंजन से लेकर और इलेक्ट्रिक इंजन की तरफ, इसकी तरफ जाएं बतदरीज, उसके पैसे ऐसे रखें, उसमें टैक्सेस कुछ ऐसे रखें कि आम आदमी की खरीद में रहे, वो क़ुव्वत खरीद में रहे। फिर माहौल, जैसे साहब आप कह रहे हैं कि मैं जो कर सकता हूँ मुझे वो लाजमी करना है, जो मैं नहीं कर सकता उसके लिए मैंने इज्तिमाई प्रोग्राम्स का हिस्सा बन जाना है। मैं अपने गिरदो पेश का माहौल तो साफ़ कर सकता हूँ, कचरा तो ठीक तरह डिस्पोज कर सकता हूँ। फिर वही बात कि जब इनिशिएटिव भी आएंगे, अपनी मोटरसाइकिल ठीक करा सकता हूँ, खुद सिगरेट पीना छोड़ सकता हूँ, किसी को अप्रोच कर सकता हूँ, कोई बीमार हो जाए उसको मशवरा दे सकता हूँ, नज़रअंदाज मत करो, जाकर डॉक्टर से रुजू कर लो। मैं उसकी माली मदद कर सकता हूँ, बहुत तरीक़ों से इसमें हिस्सा डाला जा सकता है। जब तक हम सब चिप इन नहीं करेंगे, हर कोई शख्स अपनी जिम्मेदारी महसूस करके इसमें हिस्सा नहीं डालेगा, जब तक ये काम देखो। मैं तो डॉक्टर्स की तर्जुमानी कर रहा हूँ, उनसे कहता हूँ कि अगर आप खुद सिगरेट पीते हैं तो छोड़ें, आप इसमें एक्टिव रोल प्ले करें हेल्थ एडवोकेसी का। आप ये ना समझें कि मेरी बात मानी नहीं जाएगी, मैं इतना टाइम क्यों लगाऊं। आपके 10 नुस्खों से बेहतर है कि आप दिल से किसी से बात करें और सिगरेट पीना छोड़ दें, मिसाल के तौर पर। तो सब हम बहुत तरीकों से इसमें शामिल हो सकते हैं और बेहतरी आ सकती है। पूरी दुनिया ने नमूना पेश कर दिया। और डॉक्टर साहब, कोविड के टाइम में हमने देखा कुछ ज़ाहिर हर कुछ ऐसी डिजास्टर होते हैं या क्राइसिस होते हैं, उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी भी साथ में आती है, कुछ सीखते भी हैं आप। हमने सीखा था जी अपने हाथों को साफ रखना है, हमने डिस्टेंस रखना है बात करते हुए, और हमने जी मास्क लगाना है, बिला वजह अपने चेहरे को, आंखों को टच नहीं करना है। वो आदतें हमने तर्क कर दी, हमें लगा वो सिर्फ कोविड के लिए थी, लेकिन यही हमें गर्द आलूद हवाओं से भी बचा सकती है। बिल्कुल सही बात है ये। देखिए मुझे पता है मिसाल के तौर पे कि मैं किन किन चीज़ों से मुझे हसासियत है, तो मेरा अपना ज़ाती फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं अवॉइड करूं जहां तक मुमकिन है। फिर मैं देखा काम की जगह हो या कोई भी जगह जो मैं नहीं कर सकता, वहाँ मास्क का इस्तेमाल करूं। मुझे पता चल गया मिसाल के तौर पे कि मुझे नज़ला बुखार खांसी हो चुका है, तो मुझे फिर लोगों से हाथ नहीं मिलाना, मुझे अपनी खांसी को, अपनी छींक को कैसे रोकना है, रुमाल से, टिश्यू पेपर से, या अपने एल्बो से, या सिक लीव ले लें, सिक लीव लेना है। हमारे हर किसी को हर लिहाज से इसमें अपना हिस्सा डालना होगा, तब जाके ये इज्तिमाई जिम्मेदारी। सर एक बस लास्टली आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा, इस वक्त कराची में डेंगू और मलेरिया अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिशों के बाद, हालिया जो बारिश हुई हैं उसके बाद हमें देखा कि डेंगू में, मलेरिया में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है मच्छरों की अफजाइश में। अब लोग क्या करें, उससे बचाव के लिए अपने घरों में स्प्रे करते हैं। क्लोज इन्वायरमेंट में स्प्रे करना, और स्प्रे में टॉक्सिन्स भी होते हैं ऑब्वियसली, ये कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। हम तो किचन के धुएं की बात कर रहे हैं कि अगर वो उसकी निकासी ठीक नहीं है, एग्जॉस्ट ठीक नहीं है, वेंटिलेशन ठीक नहीं है, तो सांस को मुतासिर करेगा। ये जितने भी हम केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वो फ्लोर की सफाई के लिए हो, वो इंसेक्टिसाइड्स हों, इनको बहुत एहतियात से, बहुत जिम्मेदारी से समझ रहे हैं। वो ग्लोब जलाना हो,
घर में। कैसे करें? अगर ये क्लोज इन्वायरमेंट में आप करेंगे जहाँ वेंटिलेशन नहीं होगी, ये आपकी सेहत को लाजमी मुतासिर करेंगे। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, हम इस वक्त वो सांस ले रहे हैं जितनी सांस इस कमरे में अच्छी या बुरी मौजूद है। अगर इस कमरे में किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया है जो वेपोराइज होता है, हवा में जाता है, वो मेरी सांस के जरिए हमारी सांस में लाजिम शामिल होकर मेरी बॉडी में भी जाएगा। उसका नुकसान कितना होगा डिपेंड करता है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी हवा में मौजूद है इस वक्त, और कितने लोग मौजूद हैं, और वेंटिलेशन किसी हद तक है भी क्या, बिल्कुल नहीं। तो हम तो स्प्रे करने का तरीकाकार हमें ये बताया गया, स्प्रे करके पंखे बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, और फिर आप वहाँ पर मौजूद ना हो। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप उस हवा में सांस ना ले रहे हो। उसमें रिकमेंडेशन टाइम होता है कि कब आपने इसको खोल देना है, वेंटिलेशन को वापस ठीक कर लेना है, और फिर उस जगह पे आपने दाखिल होना है। अगर आप इस क्लोज इन्वायरमेंट में स्प्रे करते हुए मौजूद हैं उसके बाद वहाँ पर, या आप वहीं पर रहते हैं, या विदाउट वेंटिलेशन दोबारा उस माहौल में दाखिल हो जाते हैं, इससे सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल, आपने बड़े ज़बरदस्त हमें मशवरे दिए। थैंक यू सो मच। Thank you. प्रोफेसर फैसल असद हमारे साथ मौजूद थे। और देखें जी, एहतियात आप करेंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ जी, Why are you laughing? I'm just surprised about the next जिस story. तरह का गेम अब आपको हम बताने जा रहे हैं, चिन्योट क्यों के- मतलब क्यों होती है ये? मैं खुद समझने से कातर हूँ। वैसे ये बड़ा एक स्पोर्ट है, और बाकायदा इन जिन इलाकों की भी हम बात करने जा रहे हैं, तमाचे इलाकों में मारना खेली- इज अ स्पोर्ट। यस, थप्पड़ मारना इज अ स्पोर्ट। वैसे कभी आपने सुना होगा, शायद ये ना सुना हो, लेकिन वो आपको पता है कि दिस इज अ प्रॉपर स्पोर्ट, फेस Don't try स्लैपिंग it वाली। at home. इसमें द ओपोनेंट स्लैप्स ऑन योर फेस और आप उसके फेस पे स्लैप करते हैं, और जो एंड टमाटर तक भी रहता मारते है। हैं एक मुल्क में तो हाँ, लोग। तो अब बेसिकली चिन्योट के नवाही इलाके में तमांचादार कबड्डी का दंगल सज गया है, और खिलाड़ियों की बर्क रफ्तारी, घूंसों और तमाचों की बारिश ने शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। मतलब शायकीन ये में कैसे झूम रहे हैं? तमाचे से झूम रहे हैं, कैसे झूम रहे हैं? आइए फिर ये रंगारंग मनाजिर देखते हैं अमीर उमर चमन की इस रिपोर्ट में। चिन्योट के नवाही गांव चक नंबर 238 में तमाचेदार कबड्डी का रवायती मुकाबला सजाया गया। अमजद माची और फरूक पठान की टीमें आमने सामने आईं तो मैदान में घूंसों और तमाचों की गूंज, खिलाड़ियों का जुर्रतमंदाना खेल और तमाशाइयों के नारों ने माहौल को बिजली की सी तेजी बख्श दी। दोनों टीमों ने एक दूसरे पर जरगार की तो मंजर देखने वाला था। खेल जड़ा इनू तुसी मजीद वधाओ, जेड़े बच्चे गलत कम्मा ते इन्हां हटना चाहिए और खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। शायकीन अपने मनपसंद खिलाड़ियों के दाव पेच और जवाबी वार देखकर झूम उठे। कबड्डी का ये दंगल गांव की रौनकों को चार चांद लगा गया। असहाब शिकन मुकाबले के बाद बाजी मारी अमजद माची की टीम ने। जीत के साथ ही खिलाड़ी और तमाशाई जश्न में ढोल की थाप पर रक्स करते नजर आए। अमीर उमर चमन, ARY न्यूज, चिन्योट। अच्छा, चलें वैसे हम जी, मैं इतना तो हैरान ब्रेक हो ले रहे रही थे, हूँ। आपने कभी गधा गाड़ी रेस मैं नहीं देखी? ब्रेक ले रही हूँ। हाँ चलें, ब्रेक ले लेते ब्रेक के हैं, बाद ब्रेक से बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। once आपने again। ब्रेक में जाने से पहले मैं एक सवाल का जवाब भी दिया था। अब मैं दोबारा आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कभी आपने वैसे कभी ड्रोन इस्तेमाल किया? मैं जो चाहती हूँ aerial जी shots के लिए कि drone टेक्नोलॉजी जो है, और दुनिया भर में आजकल तो भाई अब क्योंकि उसमें कैमरा भी होता है, तो वो जो शॉट आता है, एरियल व्यू आता है, बड़ा हसीन लगता है। अगर आप वीडियोस और रील्स और यूट्यूब आपका चैनल है, लेकिन कहते हैं ना, अब ज़ाहिर है दुनिया काफ़ी आगे निकल गई, अब इसमें नई नई जिद्दत आ रही हैं और बहुत ज़्यादा आम हो गया है ड्रोन का इस्तेमाल। हम देख रहे हैं तो आम शहरी भी ज़ाती तौर पर देख रहा है, वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब शौक़ आपका इससे भी आगे जुनून की हद तक बढ़ जाए तो फिर ऐसा ही कुछ होता है, जो कि कराची के शहरी हैं, उन्होंने कर दिखाया। रिहायशी हैं सैयद अमीर हमजा, और सिर्फ 14 साल की उम्र है। उन्होंने पाकिस्तान के यंगेस्ट FPV ड्रोन ऑपरेटर होने का एजाज़ हासिल बात है। लियारी में जितना टैलेंट है ना, मैं डे 1 से कहता हूँ कि लियारी इज़ वेरी टैलेंटेड। अमीर हमजा ने इंटरनेशनल मुकाबले में गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। उन्होंने सिमुलेटर के जरिए ड्रोन उड़ाना सीखा और अब रियल लाइफ में FPV ड्रोन उड़ाने के चैंपियन हैं। तो जनाब, ये FPV ड्रोन क्या है, ये इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ होनहार यंग टैलेंट से अमीर हमजा मौजूद है स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच हमजा एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। बताइएगा, ड्रोन में दिलचस्पी कैसे हुई और किससे मुतासर होकर आपने ड्रोन और ये वैसे हमें पहले ये भी बताएंगे, ये सब है क्या आपके पास? देखें, ये है FPV ड्रोन और ये है इसका कंट्रोलर, जिससे इसको हम लोग फ्लाई करते हैं। और दीज आर गॉगल्स, जिसके अंदर जो कैमरा इस पे माउंट है, उसकी लाइव फुटेज हमें इस पे मिलती है। अच्छा, वैसे आप इसको स्टैंड बाय करके मैं दिखा सकते हो कि आप किस किस तरीके से इसको यूज़ करते हो, कैसे उड़ाते हो? ये गॉगल्स कहाँ पर, मतलब हाउ डू यूज़ इट? अभी मतलब आपको फ्लाई करके देखो। हाँ हाँ, फ्लाई करोगे? हाँ हाँ, वाह, करो। साथ साथ आप बातें भी हमसे साथ साथ हमें बताते भी जाओ, आप क्या कैसे इसको क्या कर रहे हो, क्लिप लगा रहे हो?
अच्छा, ये हमें ऑपरेट भी करके दिखा रहे हैं कि हाउ डज इट वर्क। पहले हमें कंट्रोलर इसको वैसे हाँ इसकी जॉयस्टिक्स लगानी पड़ती हैं। इसकी जॉयस्टिक्स लगा रहे हो, राइट। जॉयस्टिक्स कंट्रोलर के अंदर ही होती हैं। फिट। नाइस। हाँ, वो कंपोनेंट अलग अलग हो जाते ये हैं। जॉयस्टिक माउंट कर दी। ठीक है। और ये गॉगल्स हैं। हाँ, अब ये बीप इसने साउंड किया, इसका मतलब ये इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है ना। अभी हमें गॉगल्स ऑन करना है। अच्छा, ये गॉगल्स ऑन हो गए। ये देखें रिमोट कनेक्ट है। तो अब ये आप गॉगल्स को ड्रोन के साथ कनेक्ट कर रहे हो? जी। ओके ओके। ये कनेक्ट होगा। आप पहन लो if you're comfortable। नहीं, आप जैसे कंफर्टेबल हो। हाँ, तो ये अब देखें ये जी, पहन इतने के- सारे गैजेट्स हैं। वैसे मैं तो कंफ्यूज ही हो गई हूँ। ये हमें I हमजा ही love- बताएंगे I कि love it। कैसे होगा। पहले तो ऐसे देखना पड़ता था आसमान में कि ड्रोन जा रहा है, अक्सर तो अब गायब हम भी हो इन जाता गॉगल्स था। के थ्रू देख रहे हैं। जी। अभी जो उसके अंदर फुटेज है वो उसमें आ रही गॉगल्स आप में। तो मेटा से भी आगे निकल गए नहीं, मेटा के जो अब आप- गेट ग्लासेस आ गए। थोड़ा जरा फ्लाई करें इसको। ओके। नाइस, वेरी नाइस। यानी कि हमजा जो है वो साउंड वैसे काफी ज्यादा है। अच्छा हमजा, अगर मैं ये गॉगल्स पहनूं तो मुझे क्या व्यू आएगा वैसे? आप कैमरे का ऑपरेट व्यू कर आएगा। लेंगे? मैं नहीं ऑपरेट नहीं, आप ये possible नहीं है अच्छा without पॉसिबल goggles। नहीं है, तो जो ऑपरेट करते हैं वही गॉगल्स पहनता जी। है। हाँ। ओह, और ये फर्स्ट अच्छा- पर्सन व्यू आता है इसके अंदर? जी, फर्स्ट पर्सन ही हुआ। ये बाकी दो चीजें क्या हैं? ये FPV है, लेकिन ये रेसिंग ड्रोन है और वो कंपनी मेड है, DJI कंपनी मेड है। और ये मेरे हाथ का बना हुआ है, ये हैंडमेड। आपके हाथ का बना जी। है? तो इसमें कितना टाइम लगा हमजा आपको? सॉरी। नो इशू। इसे बनाने में जब मैं लाइक 8 to 10 इयर्स का था, हाँ। तब मुझे ड्रोन्स का शौक पापा से आया था। और पापा भी मेरे जो हैं सिनेमेटोग्राफर हैं, फिल्म्स वगैरह शूट्स वगैरह करते हैं ड्रोन्स के। तो अब ये जो ड्रोन है काफ़ी अलग टेक्नोलॉजी है। तो पाकिस्तान में इसके बारे में इतना वो भी नहीं है कि ये ड्रोन्स होते क्या हैं। और जैसे पुराने ओल्ड टाइम्स में लोग हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते थे फिल्म्स वगैरह के लिए, और अभी ड्रोन्स आ गए तो उन्होंने इस इंडस्ट्री को काफ़ी इजी बना दिया, क्रिएटिव बना दिया। वरना तो वो क्रेन के थ्रू कैमरा होता है, क्रेन्स और उसको ऑपरेट हेलीकॉप्टर्स ऐसे पे कर रहे बड़ा होते हैं, यू नो, कैमरा रनिंग रखते इफेक्ट हैं। जब अगर देना जी। होता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ये आप खुद असेंबल करते हैं, इसका सॉफ्टवेयर आप खुद प्रोग्राम करते हैं? इसका अलग से सॉफ्टवेयर आता है, बेटा फ्लाइट। Okay. सबसे पहले हमें पार्ट्स परचेज करने पड़ते हैं और इन्हें असेंबल करना होता है, जिसके अंदर जैसे मोटर्स होती हैं 4 प्रोपेलर्स, फ्लाइट कंट्रोलर जो ब्रेन होता है ड्रोन का, और इसके अंदर होता है वीडियो ट्रांसमीटर। ये कैमरा है इसका और ये वीडियो ट्रांसमीटर, जिसके थ्रू हमें गॉगल्स में फुटेज मिलती है। और इसे पावर देने के लिए एक बैटरी चाहिए होती है, 4S 5S 6S, डिफरेंट पावर्स डिफरेंट ड्रोन्स के लिए डिफरेंट बैटरीज होती हैं। आपने इसे असेंबल करना होता है। फिर ये जो इसके अंदर फ्लाइट कंट्रोलर होता है, उससे आपने खुद कोडिंग देनी पड़ती है कि आपने भाई आपका हाथ किस रेट्स पर सेट है, किस सेंसिटिविटी, किस सेटिंग्स पर सेट है, आपने इसे खुद बताना पड़ता है। अच्छा, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बस आपने ये रिमोट उठाया और आप स्टार्ट हो गए। नहीं, इसकी ट्रेनिंग लिए आप जी। ट्रेनिंग लेनी पड़ती अभी है। मुझे 4-5 ईयर्स हो गए। 4-5 इयर्स हो गए। इससे आप तब तक फ्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके कम से कम 1000 आवर्स सिमुलेटर पे कंप्लीट ना हो। 1000 आवर सिमुलेटर्स पे होने चाहिए। तो जिस मुकाबले में आपने गोल्ड मेडल लिया, तो उसमें कंपटीशन आपके अगेंस्ट कंपटीशन क्या था और आपको किस बात पे ज़्यादा हाईलाइट किया थी आपके इस कंपटीशन में? उस जो सिमुलेटर है जिसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वो बेसिकली एक लैपटॉप PC कुछ भी हो आप उसमें इंस्टॉल करें, $7 to $6 की वो आती है। सिमुलेटर परचेज करना पड़ता है। उसमें बस आपको एक कंट्रोलर की नीड होती है और केबल, C टाइप केबल से आप कंट्रोलर कनेक्ट करें और उसमें प्रैक्टिस करें। और उस सॉफ्टवेयर में एक टूर्नामेंट आया था लिफ्ट ऑफ प्रो लीग के नाम से, और उसमें तकरीबन 26 कंट्रीज़ के लोग थे, मतलब नेशनल टूर्नामेंट था। और उसमें 421 प्लेयर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और उसके हमें तकरीबन 1 महीना मिला था कि आपने इस मंथ में आपको इसको पूरा फिनिश करना है। और उसकी डिफरेंट ट्राई आउट्स होती थी, जैसे एक दिन में आपको 3 ट्राई आउट्स मिलती हैं। अच्छा, अगर आप एक दफ़ा आपने क्रैश कर दिया, आपकी 1 ट्राई आउट्स आया, वेरी टफ। तो उसके लिए आपको एक अलग से उसके अंदर प्रैक्टिस मोड भी मिलता है, जिससे आप पहले प्रैक्टिस करें फिर ट्राई आउट्स पर जाएँ।
और उसमें शुरू के डेज़ में तो काफ़ी मुश्किल था ये कि इतने मतलब उसमें मेरी इंस्पिरेशंस भी थी जिनसे मैंने उसमें ड्रोन सीखा भी था, उन्होंने गाइड भी किया था। और मैंने उसमें फिर प्रैक्टिस की काफ़ी। शुरू के 15 डेज़ में मैंने प्रैक्टिस की, ट्राई आउट्स नहीं की। दैन मैंने शुरू में फिर ट्राई आउट्स लेना स्टार्ट की। फर्स्ट ट्राई आउट में मैंने क्रैश कर दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने फिर और ज़्यादा प्रैक्टिस की। फिर एंड के 10 डेज़ में मैंने कहा अभी टाइम नहीं है, अभी करना चाहिए। फिर मैंने पूरे दिन रात बैठ के स्टडीज़ को भी साथ मैनेज करना था, क्योंकि क्लास भी मेरी उस टाइम पे थी और मुझे उस टाइम स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। लेकिन उस लीड में मैंने सोचा था कि मैंने पाकिस्तान का नाम लाना है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी का भी नाम नहीं है। क्या बात है। फिर मैंने तो आप सेल्फ टॉट हैं जी। आपने खुद ही सीखा, खुद ही समझा, खुद ही डेवलप किया। खुद ही से सीखना मुश्किल है, क्योंकि मेरे पापा भी जो है सिनेमेटोग्राफर हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इसे सीखने में। और उन्होंने सिमुलेटर का भी उन्होंने ही मुझसे कहा था कि आप इस पर प्रैक्टिस करो, ये ज़्यादा ईजी है। लवली। अच्छा, हमसे एक बात बताओ कि अभी आपको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में फ्लड सिचुएशन डेवलप हुई हुई थी, तो रेस्क्यू एंड रिलीफ की एक्टिविटी में हम इस टाइप का ड्रोन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, अभी जैसे वार्स वगैरह हुई थी, उसमें भी आपने ड्रोन्स के बारे में सुना था। और ड्रोन्स जो है बहुत सारे कामों के लिए यूज़ होते हैं, जैसे फिल्मिंग और मूवीज़ वगैरह में ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। ड्रोन्स रेस्क्यू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जैसे अभी वार्स में भी इस्तेमाल हुए थे, तो रेस्क्यू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस पर हम लोग कोई भी फर्स्ट एड वगैरह माउंट करके वहाँ भेज सकते हैं ईजीली। राइट। और हमें लगे ख़ास तौर पे सिर्फ यही नहीं, बल्कि कहीं पर लोग फंस जाएं तो वो जगह स्पॉट करना भी बड़ा आसान हो सकता है। जैसे अक्सर हम देखते हैं समंदर में लोग नहाते हुए, वहाँ लाइफ जैकेट्स नहीं होती उनके पास, तो वो सिचुएशन में कारआमद हो सकता है। सैलाब में कहाँ पर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एक्सेस नहीं होती, लेकिन ड्रोन वहाँ पे जाके बड़ी निशानदेही कर सकता है। वैसे आपके क्या इरादे हैं आगे जाके? आपने फिल्म की तरफ जाना है, इसी कंटिन्यू करना क्या आपने? मेरा एम ये है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, लाइक आर्मी में जाऊं और आर्मी में जाके ड्रोन फ्लाई करूं, क्योंकि अभी जैसे यूक्रेन वगैरह में भी ड्रोन्स ज़्यादातर सोल्जर से ज़्यादा ड्रोन्स होते हैं वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर के, वो सेफली अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए। और मैंने ये सोचा है कि मैं आर्मी में जाऊं और वहाँ ड्रोन फ्लाई करूं, ड्रोन के सेशंस दूं, कि मैं आर्मी से यही कहता हूं, गवर्नमेंट से यही कहता हूं कि मुझे हायर करें और मैं उनके लिए कुछ करूं। क्या बात है, ये जो जज्बा है ना हमारे नौजवानों का। अच्छा, हमजा मुझे एक बात बताओ, वो ये तो आपने कहा कि ये तो आपका FPV ड्रोन है, दिस वन, ठीक है। वो जो आपने कहा कि आपका फाइटर ड्रोन है, फाइटर ड्रोन क्या चीज़ होती है? नहीं, फाइटर नहीं, रेसिंग ड्रोन है। सॉरी, रेसिंग ड्रोन। रेसिंग ड्रोन, या रेसिंग ड्रोन क्या है? ये जो है सिनेमैटिक ड्रोन। रेसिंग क्या है जरा बताएं? किस रेसिंग जैसे डिफरेंट कॉम्पिटिशंस होते हैं दुबई वगैरह में, उसमें ड्रोन्स की रेसिंग होती है, वो ये उसके लिए काम आता है। अच्छा, तो मतलब इसमें आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आप दुश्वार गुजार रास्तों से इसको गुजार लो, ये टेक्निकलिटीज होती हैं। रियल टाइम वीडियो गेम लग रहा है मुझे तो, नहीं है ना? ऐसे ही है। अच्छा, और ये आपने खुद बनाया है? जो ये भी खुद है और ये भी खुद बनाया। ये इनका इक्विपमेंट आप कहाँ से इकट्ठा करते हो? ऑनलाइन मंगवाते हैं। ऑनलाइन मंगवाते हो? अच्छा, और ये आपको असेंबल करना किसने सिखाया है? असेंबल में ट्यूटोरियल यूट्यूब से देख के बस सीखा है खुद देख के। क्या बात है, आजकल यूट्यूब से बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। एंड ही इज जस्ट 14 इयर्स ओल्ड, तो मैं कहती हूँ ज़बरदस्त भाई, और जो उन्होंने कंपटीशन भी जीता है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में अगर हम लोकली बात करें तो ड्रोन रेसिंग वगैरह होती है, मुकाबले होते हैं कोई? पाकिस्तान में एक दो जगह ही हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में नॉलेज नहीं है लोगों को, मतलब पता भी नहीं है इस बारे में, तो उतनी नहीं होती, ज़्यादातर बाहर मुल्कों में होती। अच्छा, आप ज़ाहिर अभी खुद बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर कोई आपसे सीखना चाहे तो आप उसको ये एजुकेशन देंगे, इन्फॉर्मेशन उसको देंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे? जी, मैंने जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, जैसे बेनज़ीर यूनिवर्सिटी, इल्मा यूनिवर्सिटी और MIT यूनिवर्सिटी। और मैं लोगों से यही कहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी, वो मुझे कहते हैं कि आप मुझे ड्रोन सिखाओ, तो मैंने उनसे कहा है आप आ जाएं जब भी आपको मुझे सिखा दोगे? आप जब बोलें। बस चले जी, साइम ने तो कहते हैं ना पक्का कर लिया मामला। थैंक यू सो मच हमजा, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें, आपके ख्वाब पूरे हों। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।